अध्याय 761 से 780। राहुल ने अपने गुरु से इस घटना के बारे में सुना था, लेकिन विस्तार से नहीं। उसे बस इतना पता था कि उस युद्ध में उसके गुरु को गंभीर चोटें आई थीं, जिसकी वजह से वह प्राचीन क्षेत्र में कभी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जब उसने जयवीर को इस घटना का उल्लेख करते सुना तो राहुल ने गंभीरता से उत्तर दिया, वरिष्ठ भाई जयवीर, मुझे इसके बारे में बताओ। जब जयवीर ने राहुल की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसने आह भरी और जवाब दिया, उस समय हमने उस राक्षसी को मारने के लिए पूरे संप्रदाय की सेना को जुटाया था, लेकिन अब वह वापस आ गई है और वह बदला लेना चाहती है। राहुल दंग रह गया। संप्रदाय की लाख कोशिशों के बावजूद वह व्यक्ति अभी भी जिंदा था। क्या यह मजाक था? अगर उसे ठीक से याद है तो 100 साल पहले हुए महायुद्ध में उसके गुरु ने उसे बताया था कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय को भारी क्षति हुई थी। हालांकि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने अपनी दिव्य अस्थियों को स्वयं नष्ट करके इस राक्षसी का वध कर दिया था। क्या वह मरकर वापस लौटी थी? ऐसे हमले में तो उसे राख में मिल जाना चाहिए था। वरिष्ठ भाई जयवीर, क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? तार्किक रूप से तो उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वह अभी भी जिंदा और स्वस्थ क्यों है? जयवीर ने इस समय गंभीर भाव से उत्तर दिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह सचमुच मरी नहीं है, बल्कि वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। हालांकि वह एक प्राचीन लोक विशेषज्ञ लगती है, मुझे शक है कि वह अभी भी अपनी शक्ति छिपा रही होगी। शायद वह मुहरबंद अमर लोक तक भी पहुंच गई हो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभी लोग एक साथ आश्चर्य से हौंफने लगे। सीलबंद अमर क्षेत्र, सब लोग हैरान थे। आखिरकार उन्होंने तो यही सोचा था कि गंधर्व ज्यादा से ज्यादा प्राचीन क्षेत्र की सर्वोच्च विशेषज्ञ है। उन्होंने इस संभावना पर विचार ही नहीं किया था कि वह मुहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह। 100 साल पहले वह प्राचीन क्षेत्र के शिखर पर थी। उस समय वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के सभी सदस्यों को दबाने के लिए अपनी स्वर्ग भक्षण तकनीक के बल पर निर्भर थी। यहाँ तक कि प्रमुख रघुवीर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के निर्णायक प्रहार से उसे गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। वह कमजोर होने के बजाय और मजबूत कैसे हो गई? उनके अनुमान के अनुसार अब उसे ज्यादा से ज्यादा अपने चरम पर पहुंच जाना चाहिए था। चाहे उसकी स्वर्ग भक्षण तकनीक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इतने कम समय में उसे भेदने में सक्षम नहीं हो सकती थी। क्या ये दिव्य हड्डी के कारण हो सकता है? राहुल के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसने अनजाने में उसे बोल दिया, दिव्य हड्डी। सब लोग भी चौंक गए, लेकिन दारा सिंह ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने तो अपनी दिव्य अस्थियों को पहले ही नष्ट कर दिया है। ये सही है, ये सही है। राहुल ने एक पल सोचा और फिर कहा, दिव्य अस्थियों को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। आखिरकार उनके चमत्कारी प्रभाव होते हैं। उस समय वह राक्षसी ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन की दिव्य हड्डियों को चुराना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह सफल हो पाती, वह ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के बलिदान हमले से नष्ट हो गई। शायद ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन द्वारा आत्मविनाश के बाद उसके शरीर में एक नई दिव्य हड्डी पैदा हो गई है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये सच हो सकता है? उन्हें इस पर विश्वास करना कठिन लगा। यदि दिव्य हड्डियां चुराना वास्तव में इतना आसान था, तो उसने ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को धोखा देने के लिए इतना प्रयास क्यों किया? ये बहुत अनुचित लग रहा था। उनके अविश्वास भरे भाव देखकर उन्होंने आगे कहा, मैंने जो कहा वह सिर्फ मेरी निजी राय है। जहां तक इसके पीछे छिपी बात का सवाल है, मुझे डर है कि हमें मार्शल अंकल ग्रैंड मास्टर भीमसेन के आने और हमारे संदेह दूर करने का इंतजार करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने दारा सिंह की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई दारा सिंह, इस मामले के निहितार्थ बहुत गंभीर हैं। मुझे ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को ढूंढकर उनसे इस बारे में पूछना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि उनकी स्थिति उतनी बुरी न हो जितनी हम सोच रहे हैं। गंधर्व के आसन हमले की आशंका से दबाव में आकर राहुल को ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन की तलाश करनी पड़ी। शायद वही स्थिति पर प्रकाश डाल पाएगा और गंधर्व के खिलाफ जीत का रास्ता दिखा पाएगा। चाहे जो भी हो, वे दोनों इतने लंबे समय से एक साथ थे, इसलिए वे एक दूसरे की खामियों को दूसरों से बेहतर जानते थे। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन को संप्रदाय की खातिर आगे आना पड़ा। हालांकि राहुल की बातें सुनकर दारा सिंह ने हाथ हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है, लेकिन वह मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। ये सुनकर राहुल हक्का बक्का रह गया। हालांकि कुछ ही पल बाद राहुल के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए और उसने कहा, हाँ, सीनियर ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह मुझसे जरूर मिलेंगे। राहुल को ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के इरादे कुछ समझ आ गए। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के गुप्त कक्ष की ओर चल पड़ा। राहुल का आत्मविश्वास देखकर हर कोई हैरान रह गया। छोड़ो, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा। चलो बस धैर्यपूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं, वंश मेहता ने बेबसी से कहा। फिर उन्होंने कहा, खैर, इस बीच हमें अपना काम करना चाहिए। वरिष्ठ भाई जयवीर, क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें कि कौन ज्यादा उन्मत्त जानवरों को मार सकता है? कौन किससे डरता है? चलो चलें। उन दोनों ने तुरंत निर्णय लिया कि वे बाहर जाकर उन्मत्त जानवरों को मार डालेंगे।
इस समय राहुल पहले से ही ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के गुप्त कक्ष के सामने आ चुका था, लेकिन दरवाजे की रखवाली के प्रभारी 2 शिष्यों ने उसे रोक दिया। बिना अनुमति के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की हिम्मत किसमें है? फिर 2 शिष्यों ने करीब से देखा और महसूस किया कि यह राहुल था। मार्शल अंकल राहुल, आपको तुरंत न पहचान पाने के लिए हमें माफ़ करना। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। क्या आप मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन की तलाश में यहाँ आए हैं? वे दोनों इस स्थान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे और आज सुबह से ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्वागत किया था जो इसी कारण से यहाँ आए थे, लेकिन ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने उन सभी को वापस भेज दिया। इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था कि राहुल यहाँ क्यों था। इस समय राहुल ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया और निर्देश दिया, हाँ, कृपया मुझे ये संदेश देने में मदद करें कि क्लाउड स्काई पीक के राहुल को उसके साथ कुछ चर्चा करनी है। यह दोनों शिष्यों ने तुरंत ऐसा नहीं किया, बल्कि वे थोड़े शर्मिंदा हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मार्शल अंकल राहुल, मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने हमें पहले ही निर्देश दे दिया है कि जो भी उन्हें ढूंढने आए उसे नकार दिया जाए। देखा, उन दोनों ने ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वे नाराज हो जाएंगे। हालांकि उसी समय ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की आवाज़ गूंजी, दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। ये सुनकर उन दोनों ने देर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला और राहुल को अंदर आने का इशारा किया। राहुल के मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। अगर उसका अंदाजा सही था तो ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन उसके आने का इंतजार कर रहा था। डॉट 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 यद्यपि महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय का ये वृद्ध वरिष्ठ व्यक्ति संप्रदाय के मामलों में स्वयं को शामिल नहीं करता था, फिर भी वह निश्चित रूप से संप्रदाय की परवाह करता था। उसने खुद को इस गुप्त कक्ष में सिर्फ इसलिए एकांत में रखा क्योंकि उसे अपराधबोध हो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उस समय जो कुछ हुआ था वह सब उसकी ही गलती थी। वह हर दिन बौद्ध मंत्रों का जाप भी करता था और प्रार्थना करता था कि उस समय मरने वाले संप्रदाय के सदस्य अच्छे घरों में पुनर्जन्म लें। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के गुप्त कक्ष में प्रवेश करने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि यह आश्चर्यजनक रूप से विशाल था। ये क्लाउड स्काई गुफा से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। जब वह गुप्त कक्ष से गुजर रहा था तो वह बार बार एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजरा और उनमें से प्रत्येक को देखकर सिर हिलाया। जैसे ही राहुल और भी गहराई में गया, वह और भी चौड़े स्थान पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन एक ऊंचे मंच पर पालथी मारकर बैठे थे। इस समय उनके चेहरे पर उलझन थी और वे कुछ उदास लग रहे थे, क्योंकि हाल ही में जो कुछ हुआ था उससे उन्हें वह घटना याद आ गई थी। जूनियर राहुल मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन का स्वागत करता है, राहुल ने सम्मानपूर्वक कहा। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को तब आश्चर्य हुआ जब उसने राहुल की शक्तिशाली आभा को महसूस किया, लेकिन साथ ही वह खुश भी हुआ। आखिरकार उसके दृष्टिकोण से उस समय उसके कार्यों के कारण सबसे अधिक पीड़ित व्यक्ति रघुवीर था, वह व्यक्ति जिसने उसका पोषण और सुरक्षा करने की पूरी कोशिश की थी। इसके अलावा अपनी दिव्य हड्डियों को स्वयं नष्ट करने के बाद रघुवीर ने ग्रिम रीपर के हाथों से उसे बचाने के लिए अपनी साधना और अंततः जीवन का भी बलिदान कर दिया था। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के पास रघुवीर का ऋण चुकाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वह हमेशा आभारी रहे थे और इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए रघुवीर के शिष्य को प्राचीन क्षेत्र में पहुंचते देखना उसके लिए बहुत ही सुखद था। उसे राहुल और रघुवीर दोनों के लिए सच्ची खुशी महसूस हुई। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। उत्तराधिकारी चुनने में मेरे बड़े भाई का फैसला बहुत अच्छा है। आपने उनके लिए वो सब कुछ पूरा कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने आह भरी। कम से कम इससे उसका अपराधबोध और पछतावा कुछ कम हुआ। डॉट डॉट राहुल चुप रहा और ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। उसे विश्वास था कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के इस महत्वपूर्ण क्षण में ग्रैंडमास्टर भीमसेन जरूर सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। राहुल को देखते ही ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के मन में 100 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं। उस समय वह और उसका बड़ा भाई पूर्वी महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। भावुक होकर उन्होंने कहा, स्वर्ग हमारे साथ छल कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे ढूंढने इसलिए आए हैं क्योंकि आप दिव्य हड्डियों के बारे में जानना चाहते हैं, है ना? हाँ, राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। यह मामला उस समय से गंधर्व व्यू के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गंधर्व व्यू से बिल्कुल नहीं डरता था। उसने पहले ही फ्लोरा स्वॉर्ड तकनीक की तीसरी चाल में महारत हासिल कर ली थी और उसके पास गॉडस्वॉर्ड और इंद्रधनुषी रंग का रोग भी था। कम से कम उसे लगा कि वह उसके सामने अपनी स्थिति तो बनाए रख पाएगा। अगर यह भी काम ना आए तो भी उसके पास एक और तरीका था। इस बार उसके आने का मुख्य कारण ये जानना था कि गंधर्व व्यू को कैसे मारा जाए, क्योंकि उसने सुना था कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की अमर हड्डी बहुत खास थी और यहाँ तक कि मृतकों को वापस जीवित करने और मांस और हड्डियों को फिर से विकसित करने की क्षमता भी थी। हालांकि राहुल को इसकी विशेष जानकारी नहीं थी। काफी देर के बाद ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने अंततः बात की। मेरी दिव्य हड्डियां अमर हड्डियां हैं और इसकी क्षमता इसके नाम में परिलक्षित होती है। मेरी राय में अमर हड्डियों की तुलना अमर स्तर के खजाने से की जा सकती है और शायद वे उससे भी अधिक कीमती हैं। गंधर्व व्यू के शरीर में मौजूद अमर हड्डियां मूल रूप से मेरी थीं, लेकिन उसने बलपूर्वक उन्हें खोदकर अपने शरीर में डाल लिया।
उस समय उसने अभी अभी सारे दिखावे त्यागे थे और हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय के सदस्यों ने उस पर हमला कर दिया था। उसके पास अमर हड्डियों को पूरी तरह से एकीकृत करने का समय ही नहीं था, इसलिए उसके शरीर की अमर हड्डियों पर मेरा अभी भी कुछ हद तक नियंत्रण था। इसी वजह से मैं अमर हड्डियों को आत्मा विनाश के लिए मजबूर कर पाया। फिर मैंने अपने हथियार से उसकी छाती में छेद कर दिया। उस समय हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय को भारी क्षति हुई थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मेरे वरिष्ठ भाई मेरे सामने एक एक करके मारे गए थे। ये वाकई बहुत दुखद था। ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुनाए जाने के बाद भी राहुल चुप रहा। सीलबंद अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए महान राक्षसी गंधर्व न केवल स्वर्गभक्षी दिव्य गौरैया को अपना बलि का बकरा बनाना चाहती थी, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए पूरे पूर्वी महाद्वीप के निवासियों की बलि भी देना चाहती थी। वह पूरी तरह से दुष्ट थी। ये केवल महान वन्य दिव्य संप्रदाय के बलिदान के कारण ही संभव हो सका कि पूर्वी महाद्वीप की शांति और स्थिरता कायम रही। दोष ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन का नहीं था। अगर वह गंधर्व से न मिला होता या उससे धोखा न खाया होता तो भी यह महान राक्षसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेती। हालांकि राहुल को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि गंधर्व को अमर हड्डियों की इतनी परवाह क्यों थी, इस हद तक कि उसने ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन का स्नेह और विश्वास अर्जित करने में इतना लंबा समय लगा दिया। ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने अनुमान लगाया कि राहुल क्या सोच रही थी और कहा, गंधर्व राक्षस जाति से है और वह शुद्ध वंश की प्रत्यक्ष वंशज है। यद्यपि राक्षस प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी उन्हें संसार के नियमों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती और इस प्रकार वे कभी भी मुहरबंद अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए वह कैसे अपनी किस्मत के आगे झुक सकती है। इसलिए उसने अनगिनत प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया और अंततः एक ऐसी विधि खोज निकाली जिससे वह दूसरा शरीर प्राप्त कर सके और पुनर्जन्म ले सके। कब्जा और पुनर्जन्म। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसे अपने विचार समेटने में थोड़ा वक्त लगा। ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन ने आगे कहा, मैं जिस भूत प्रेत और पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ उसके लिए राक्षस वंश के प्रतिबंधों से मुक्ति पाने के लिए किसी और के शरीर का उपयोग करना आवश्यक है। केवल तभी वह दुनिया के नियमों की मान्यता प्राप्त कर सकेगी और मोहरबंद अमर क्षेत्र को भेदने में सक्षम हो सकेगी। उद्धरण राहुल हैरान होकर बोला, अगर ऐसा है तो वह आसानी से किसी का भी शरीर हासिल कर सकती है, फिर वह तुम्हें ही क्यों चाहिए था? ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन मुस्कुराए। ये सवाल उन्हें बहुत लंबे समय से उलझा रहा था और हाल ही में उन्हें इसका मतलब समझ आया। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं है। गंधर्व हमेशा से बहुत घमंडी रही है। वह खुद को नश्वर शरीर धारण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने से उसका शरीर और आत्मा दोनों ही दूषित हो जाएंगे। संयोगवश वह मुझसे संयोगवश मिली। जब उसने ये कहा तो ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन और भी निराश हो गया। उसने सोचा था कि उसकी मुलाकात उसके नसीब वाले से हो गई है, लेकिन ये सब एक दिखावा था। मेरे शरीर की अमर हड्डियां उसे एक नया शरीर बनाने और अपने वंश के प्रतिबंधों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं। इतना ही नहीं, ये अमर हड्डियां स्वर्ग से मिली एक देन हैं और इस प्रकार ये संसार के नियमों के अनुरूप हैं। इस प्रकार उसके लिए सीलबंद अमर लोक तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से आसान होगा। इसीलिए मैं निशाना बना था। राहुल ने समझ में सिर हिलाया। हालांकि एकमात्र शेष बात जिसने उसे हैरान कर दिया वह ये थी कि ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन द्वारा उसके शरीर में अमर हड्डियों को नष्ट करने के बाद भी गंधर्व अभी भी जीवित क्यों थी। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे अजीब लगता। इसलिए उसने पूछा, मार्शल अंकल जी, आपने उस समय अपनी अमर अस्थियों को खुद ही नष्ट कर दिया था, फिर भी गंधर्व अब भी जिंदा और स्वस्थ कैसे है? क्या हुआ था? ये सुनकर ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन का चेहरा कड़वाहट से भर गया। दरअसल मुझे हाल ही में पता चला है कि अमर हड्डियों की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब तक अमर हड्डियों के मालिक के शरीर का एक टुकड़ा बचा रहेगा तब तक वह फिर से उग सकता है। यह इस तथ्य से भी संबंधित हो सकता है कि वह राक्षस जाति की सदस्य है। राक्षसों में शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमताएं होती हैं। जब मैंने अमर हड्डियों को स्वयं नष्ट कर दिया तो संभवतः वे पुनः विकसित हो गईं और उसे पुनर्जीवित होने में मदद की। उस समय मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए उसे मारने के बाद मैं जांच करने के लिए रेगिस्तानी इलाके में वापस नहीं गया। युद्ध के दशकों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर में अमर हड्डियों का एक और समूह फिर से उग गया है। तभी से मुझे अंदाजा हो गया था कि गंधर्व शायद अभी भी जिंदा है। मेरा अनुमान सही निकला और अब वह बदला लेने के लिए यहाँ है। ये कहते ही उसके चेहरे पर अपराधबोध छा गया। उसके कृत्य से न सिर्फ उसके कई साथी संप्रदाय के सदस्यों की मौत हुई थी, बल्कि वह अंततः गंधर्व को मारने में भी नाकाम रहा था। अब वह अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर सकता था? गहरी सांस लेते हुए ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के माथे पर कुछ और झुर्रियां पड़ गईं। वह बेहद थका हुआ लग रहा था। यदि गंधर्व केवल एक प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से मारकर अपने देशवासियों का बदला ले सकता था। हालांकि गंधर्व शायद पहले ही एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ बन चुका होगा। अगर वह प्राचीन क्षेत्र में घुस भी गया तो भी यह बेकार होगा। ये शब्द सुनने के बाद राहुल सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पुनरुत्थान। हाँ, अगर उसके शरीर में अभी भी अमर हड्डियां हैं तो अगर आप उसे मार भी दें तो भी वह जिंदा हो सकती है।
अमर हड्डियों का यही सबसे भयानक असर है, ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने गंभीर भाव से कहा। राहुल ने भौहें चढ़ाईं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि वह गंधर्व के शरीर में अमर हड्डियों को नष्ट नहीं कर पाता तो वह वास्तव में कभी नहीं मरती और अंततः उसे और संप्रदाय को परेशान करने के लिए वापस आ जाती। इसके अलावा यदि वह वास्तव में एक सीलबंद अमर क्षेत्र था तो उनके बीच ताकत के अंतर का मतलब था कि संभवतः उसके पास उसे मारने का केवल एक ही मौका था, यदि वह स्वयं को पुनर्जीवित कर सकती। इस स्थिति को देखते हुए महान वन्य दिव्य संप्रदाय वास्तव में संकट में पड़ सकता है। ये सोचकर राहुल चुप हो गया। रघुवीर ने उसे मरने से पहले क्लाउड स्काई पीक और संप्रदाय की रक्षा करने को कहा था, लेकिन अब लग रहा था कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। गंधर्व शीघ्र ही महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय से अपना बदला लेने के लिए वापस आएगी और वह इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। यदि वह संप्रदाय की रक्षा करना चाहता था तो उसे पूरी ताकत से उसे मारना होगा। शुरुआत में राहुल को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस रहस्योद्घाटन के साथ उसकी उम्मीदें टूट गईं। तभी इसी समय ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने अचानक कहा, वास्तव में अगर हम उसे पूरी तरह से मारना चाहते हैं तो एक और तरीका है। राहुल ने तुरंत ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की ओर देखा और कहा, मार्शल अंकल कृपया बताएं। अगर ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के पास सचमुच कोई समाधान होता तो उसकी यहाँ की यात्रा व्यर्थ नहीं जाती। अमर हड्डियों के असली मालिक होने के नाते उसके इस योद्धा चाचा को पता होना चाहिए कि उसमें कोई कमजोरी या खामी तो नहीं है ना? ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने उत्तर दिया, गंधर्व ने मुझसे जो अमर हड्डियां चुराई थीं वे पहले ही नष्ट हो चुकी हैं और अब उसके पास अमर हड्डियों का एक नया सेट है। सामान्य परिस्थितियों में अमर हड्डियों के इस नए समूह का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि चूंकि गंधर्व एक राक्षस है, इसलिए उसका अपना वंश उसे सीलबंद अमरलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। इस प्रकार ये लगभग निश्चित है कि उसने ऐसा करने के लिए मेरे वंश का उपयोग किया है। ये कहने के बाद ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। उसे कड़वाहट भी महसूस हुई और मजाक भी। प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले तो उनके मन में साधना के बारे में कोई विचार नहीं था। वे तो बस यहीं एकांत में रहना चाहते थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। हालांकि उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि गंधर्व उनके वंश का उपयोग करके एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ बन जाएगा। उस स्थिति में वर्तमान में उसके पास जो रक्तवंश था उसे भी विश्व के नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जिसका अर्थ था कि उसके पास भी मुहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग था। यही कारण था कि प्राचीन काल से ही प्राचीन जातियों को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त था। आखिरकार उनके शरीर में रक्तरेखा को पहले से ही दुनिया के कानूनों द्वारा मान्यता दी गई थी, जिससे उनके लिए खेती करना और आगे बढ़ना आसान हो गया। हालांकि हर पीढ़ी के साथ वंशक्रम धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसकी तुलना में ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन का मामला अलग था। तार्किक रूप से कहें तो वे ही इस वंशक्रम के मूल थे। दुर्भाग्य से वह अब साधना नहीं करना चाहता था, अन्यथा वह अंततः स्वयं ही उस सीलबंद अमर लोक में पहुंच जाता। ऐसी स्थिति में मार्शल अंकल, मुझे इस मुद्दे से कैसे निपटना चाहिए? राहुल को ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन पर आश्चर्य हुआ और कुछ हद तक ईर्ष्या भी हुई। बिना कुछ किए उसने एक ऐसी वंशावली प्राप्त कर ली जिसे दुनिया के नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। चूंकि राहुल पहले से ही एक उच्च स्तरीय प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए वह किसी से भी बेहतर जानता था कि मुहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचना कितना कठिन है। ये परीक्षाएं खतरों से भरी थीं। अगर कोई सावधान न रहे तो उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो सकते थे और उसके पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी। विषय पर वापस आते हुए ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने एक क्षण के लिए विचार किया, उसके बाद उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। गंधर्व और मैं खून के रिश्ते से जुड़े हैं, हम एक ही मूल के माने जा सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उसे भी तकलीफ होगी। अगर मैं अपने शरीर की अमर हड्डियों को फिर से नष्ट कर दूं तो उसके शरीर की अमर हड्डियों को भी गंभीर क्षति पहुंचेगी। ये सुनकर राहुल ने अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी एक बार ऐसा कर चुका था। वह नहीं चाहता था कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को फिर से ये दर्द सहना पड़े। इसके अलावा अगर वह अपनी अमर हड्डियों को फिर से नष्ट कर देता तो उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह शायद इसे झेल नहीं पाता और शायद मर जाता। हालांकि अमर हड्डियां बहुत शक्तिशाली थीं, फिर भी यह मेजबान की अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थी। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन पहले से ही बहुत बूढ़े थे और उन्होंने बहुत पहले ही साधना छोड़ दी थी। हालांकि यह गंधर्व को हमेशा के लिए मारने का एक मौका था, लेकिन क्या यह सौदा इसके लायक था? ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने राहुल की चिंता समझी और मुस्कुराए। हे राहुल, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं जीने से थक ही गया हूँ। उस समय मेरे कर्मों ने बहुत से लोगों को फंसाया था और मुझे मौत के मुंह में संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दिया था। अगर मैं आखिरी बार महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के लिए चमक सकता हूँ तो मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। ये सुनकर राहुल मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ाकर पूछा, मार्शल अंकल जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उस समय संप्रदाय के कई सदस्यों ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अगर वे अब तुम्हें देखते तो क्या कहते? राहुल के शब्दों ने ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के दिल की गहराई को छुआ।
ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ये सब बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन हर बार जब उन्हें याद आता था कि उनके कितने साथी संप्रदाय के सदस्यों ने उनके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे उनके दिल में हजारों कांटे चुभ गए हों। ऐसा नहीं था कि वह इसी तरह जीना चाहता था, लेकिन उसके दिल में अब कोई आग नहीं थी। उसने राहुल को गंभीरता से देखा। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसका बड़ा भाई रघुवीर उसे मना रहा है। उस समय रघुवीर ने भी उससे कुछ ऐसी ही बात कही थी। साधना का मार्ग उतार चढ़ाव से भरा है। कौन अंत तक जा सकता है? हर कठिनाई स्वर्ग से एक परीक्षा है। यदि आप पहले ही सारी आशा खो चुके हैं तो दूसरों के लिए आपको बाहर निकालना असंभव है। अल्पविराम। मेरे दिल में मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन, आप हमेशा ऊंची आकांक्षाओं वाले एक युवा और ऊर्जावान प्रतिभाशाली व्यक्ति रहेंगे। पूर्वी महाद्वीप की खातिर क्या तुम अपनी तलवार उठाकर एक बार फिर नहीं चलाओगे? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा असली मकसद क्या था? राहुल के शब्दों को सुनने के बाद ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन का पूरा शरीर कांपने लगा। मूल लक्ष्य, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जगह पर ही जड़ हो गया हो और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अनायास ही घटने बढ़ने लगी। जिन यादों को उसने गहराई से दबा रखा था, उनमें एक युवा व्यक्ति था जिसकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थीं और जो अपने बड़े भाई के सामने अपने सपनों के बारे में शेखी बघा रहा था। डॉट 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 एक दिन वह अपनी तलवार से दुनिया पर छा जाएगा और एक रोमांटिक और शूरवीर नायक बन जाएगा। राहुल के शब्दों ने मानो उसके दिल को छू लिया और उसकी आत्मा में फिर से आग जला दी। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अनियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव करने लगी, क्योंकि यह उसके क्षेत्र अवरोध पर आक्रमण कर रही थी। धमाका। पूरा गुप्त कक्ष कांप उठा, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए और वे तुरंत जितनी तेजी से हो सके वहां पहुंचे। जूनियर भाई राहुल, मार्शल अंकल ग्रैंडमास्टर भीमसेन कैसे हैं? आध्यात्मिक शक्ति में इतने बड़े उतार चढ़ाव क्यों थे? इस समय सभी की निगाहें ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन पर टिकी थीं, जिनकी आंखें कसकर बंद थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल अंकल अंततः सफल हो गए? हर कोई आशावान और घबराया हुआ महसूस कर रहा था। कुछ ही क्षणों बाद ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की अमर हड्डियों से चमकदार रोशनी निकली और तुरंत ही उनके शरीर में अपार आध्यात्मिक शक्ति संचारित हो गई। जैसे ही एक बार फिर तेज आवाज गूंजी, पूरी मुख्य चोटी जोर से हिल गई। इसी क्षण ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग खुशी से उछल पड़े। वे बहुत लंबे समय से उनके साथ एकांत में साधना कर रहे थे और इसलिए किसी और से बेहतर जानते थे कि वे कितने प्रतिभाशाली थे। अगर उसके अंदर के राक्षस न होते तो वह कब का प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया होता। अब उसने आखिरकार अपने अंदर के राक्षसों को हरा दिया था, जो जश्न मनाने का एक कारण था। डॉट डॉट राहुल भी दिल खोलकर हंसा। प्राचीन लोक में पहुंचने से मेरी जीवन शक्ति काफी बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो मैं सचमुच गंधर्व यू को मार सकता हूं। प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की जीवन शक्ति में भारी वृद्धि होगी, जिससे साधक का जीवनकाल बढ़ जाएगा तथा उसे साधना करने और मोहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अधिक समय मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति सीलबंद अमर क्षेत्र तक पहुंच सकता है तो वह मूलतः हमेशा के लिए जीवित रह सकता है और अपनी वर्तमान भौतिक स्थिति को बनाए रख सकता है। अब जबकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, उनके लिए 200-300 साल तक जीना मुश्किल नहीं था। उन्हें राहुल द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्ति का भी लाभ मिला था, जो उन्होंने तब प्राप्त की थी जब उन्होंने अपने आंतरिक राक्षसों को परास्त किया था। अगर वह गंधर्व यू से सफलतापूर्वक निपट लेता तो संभव था कि वह अतीत की उन बेड़ियों को पूरी तरह तोड़ पाता जो उसे रोके हुए थीं। फिर उसके पास मोहरबंद अमर लोक तक पहुंचने का एक स्पष्ट रास्ता होता। दुर्भाग्य से गंधर्व यू से निपटना इतना आसान नहीं था। सौभाग्य से ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने पूरी तरह से हार नहीं मानी थी और एक बार फिर युद्ध में उतरने को तैयार था, यहाँ तक कि महान राक्षसी के जीवन के बदले में अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। अन्यथा राहुल को वास्तव में एक असंभव कार्य का सामना करना पड़ता। मौजूदा स्थिति काफी बेहतर थी। आखिरकार प्राचीन क्षेत्र में कदम रखने के बाद ताओवादी यीफेंग की जीवन शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ था। अगर उसे अपनी अमर हड्डियों को फिर से नष्ट भी करना पड़े तो भी वह बच सकता था। तभी महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय पर एक बार फिर गरजते बादल छा गए। आकाश पर्वत पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ देखा। यह आभा, क्या ये हो सकता है कि महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय का एक और सदस्य प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया है? हे भगवान, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और 2 प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ प्रकट हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो सचमुच अकल्पनीय है। हर कोई अचंभित था। उनके मन में सर्वोच्च लोक विशेषज्ञों को पहले से ही अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व माना जाता था और प्राचीन काल से पूर्वी महाद्वीप में कोई प्राचीन लोक विशेषज्ञ नहीं हुआ था। हालांकि उनमें से 2 अब एक दिन के अंतराल में महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में प्रकट हो गए थे। हालांकि इस व्यक्ति की आभा राहुल जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इसमें कोई शक नहीं था। ये सचमुच एक और प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस शक्तिशाली आभा के दबाव में कुछ कमजोर साधक जमीन पर घुटने टेकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के गुप्त कक्ष में उनकी अमर हड्डियों ने एक बार फिर से भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति जारी की। इस स्थिति को भांपने के बाद राहुल ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि यह शक्ति स्वयं ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन से नहीं बल्कि उसकी अमर हड्डियों से आई थी।
थोड़ी देर बाद अपनी अमर हड्डियों से आध्यात्मिक शक्ति के संचार के सहारे ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन अचानक चिल्लाया, तोड़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्षेत्र की बाधा एक बार फिर टूट गई और वह प्राचीन क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया। वाह, क्या हो रहा था? क्या वास्तव में इसे तोड़ना इतना आसान था? ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के पास भी अपनी ही जैसी एक प्रणाली थी। गंभीरता से विचार करने के बाद राहुल को एहसास हुआ कि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की तेजी से उन्नति शायद गंधर्व व्यू से संबंधित थी। ऐसा लग रहा था कि कर्म की शक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि गंधर्व व्यू ने ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के रक्त का उपयोग एक मोहरबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए किया था, इसलिए दुनिया के कानूनों की शक्ति उनकी अमर हड्डियों में एकत्रित हो गई थी। अफसोस की बात है कि यह उसके लिए प्राचीन क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त था। हालांकि मोहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने में उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉट 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 शायद गंधर्व व्यू को भी उम्मीद नहीं थी कि वह अनजाने में ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की मदद करेगी। हालांकि ये सामान्य नहीं लग रहा था। आखिरकार ये राक्षसी एक शक्तिशाली मोहरबंद अमर लोक की विशेषज्ञ थी। वह इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी? क्या ये जानबूझकर किया गया हो सकता है? फिर भी चाहे जो भी हो, ये ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन और संप्रदाय दोनों के लिए अच्छी बात थी। फिर ठीक इसी समय, इससे पहले कि कोई भी ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को बधाई देने के लिए दौड़ पाता, एक बार फिर आकाश पर्वत की दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ और आकाश पर्वत की ओर बढ़ता हुआ काला कोहरा दिखाई दिया। उन्मत्त जानवर वापस आ गए थे। वे दहाड़ते हुए स्काई माउंटेन की रक्षा पंक्ति पर टूट पड़े, जिससे पूरी संरचना कांपने और हिलने लगी। इसके अलावा आसमान में एक के बाद एक अजीबोगरीब राक्षस दिखाई देने लगे। वे ऊपर से जमीन को देख रहे थे। आकाश पर्वत की चोटी पर खड़े जयवीर ने मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा जो डर के मारे पीले पड़ चुके थे। वह जोर से चिल्लाया, शांत रहो और घबराना बंद करो। उसकी याद दिलाने पर सभी अपनी जगह पर जम गए और अपना संयम वापस पा लिया। इस समय जयवीर के चेहरे पर गंभीरता थी। दूर एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस उन्हें दूर से देख रहा था। जयवीर समझ गया कि यह राक्षस प्राचीन क्षेत्र में पहुंच गया है। अगर यह राक्षस हमला करता तो शायद रक्षा पंक्ति जल्दी ही टूट जाती। उसने महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि राहुल जल्द ही आ जाएगा। फिलहाल वह बस यही कर सकता था कि ज्यादा समय पाने की पूरी कोशिश करे। डॉट डॉट जयवीर का आदेश सुनकर शिष्यों ने तुरंत कार्रवाई की और रक्षात्मक संरचना को स्थिर कर दिया। जब तक वह प्राचीन लोक का राक्षस हमला नहीं करता, वे इस स्थान की रक्षा कर पाएंगे। भाड़ में जाओ, यहाँ रुकने और मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर जाकर उन्हें मार दिया जाए। वंश मेहता ने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ा और गुस्से से कहा। महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के अन्य प्रमुखों और बुजुर्गों ने भी अपनी सेनाएं जुटा लीं। अगर जयवीर ने इसकी मंजूरी दे दी तो वे तुरंत हमला कर देंगे। ये सही है मार्शल अंकल जयवीर, बोलो और हम इन जानवरों को मार डालेंगे। कुछ शिष्य जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन अगले ही पल जयवीर की डांट से वे शांत हो गए। क्या तुम लोग मूर्ख हो? ऐसे में अगर तुम सचमुच उन उन्मत्त जानवरों के उस समुद्र में घुस गए तो तुम जरूर मर जाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कितनी जिंदगियां हैं? अब सबसे अच्छा उपाय यह है कि इस स्थान की रक्षा के लिए इलाके का उपयोग किया जाए और समय खरीदा जाए। शुक्र है कि जयवीर की स्थिति का विश्लेषण करने और उचित आदेश जारी करने की क्षमता अभी भी बरकरार थी, जिससे स्थिति नियंत्रण में रही। हालांकि यह अज्ञात था कि इस आपदा के दौरान कितने लोग मरेंगे और पूर्वी महाद्वीप संभवतः अगले कुछ दशकों तक इससे उबर नहीं पाएगा। युद्ध कितना दुखद था, ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत क्रोधित हुए। आकाश पर्वत पूरी तरह से घिर चुका था। पीछे हटने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। एकमात्र उपाय था दृढ़ता से बचाव करना। यदि रक्षात्मक रेखा सचमुच ध्वस्त हो गई तो उनका एकमात्र अंत मृत्यु होगा। रक्षात्मक रेखा पर हर जगह हो रही लड़ाइयों को देखकर सभी लोग बेचैन हो गए। संप्रदाय में वापस आकर राहुल ने आकाश पर्वत की स्थिति को पहले ही भांप लिया था, लेकिन वह अभी वहां से नहीं जा सकता था। उसे ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन के जागने का इंतजार करना था। आखिरकार सबसे बड़ा खतरा तो गंधर्व व्यू ही थी। प्रमुख राहुल, ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन को कब होश आएगा? बाहर की स्थिति को भांपकर गुप्त कक्ष में बैठे सभी बुजुर्ग बहुत घबरा गए। वे तुरंत कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई आदेश नहीं दिया गया था। इसके अलावा ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन अभी तक जागे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और केवल आकाश पर्वत पर शिष्यों को लड़ते हुए देख सकते थे। मार्शल अंकल, ग्रैंडमास्टर भीमसेन अभी अभी आगे बढ़े हैं और उनकी जीवन शक्ति पुनः बहाल हो गई है। हालांकि उन्हें अपनी साधना की नींव को मजबूत करने के लिए अभी भी समय चाहिए। तभी वे अपनी साधना को स्थिर कर पाएंगे। वह कब जागेगा मुझे यकीन नहीं है। यह उस पर निर्भर करता है, राहुल ने जवाब दिया। आखिरकार जब वह प्राचीन क्षेत्र में पहुंचा तो उसने अपनी साधना की नींव मजबूत करने के लिए भी कुछ दिन लिए थे। हालांकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन अलग थे। वह पहले से ही बहुत बूढ़े थे और अब जब उन्होंने इतनी जीवन शक्ति प्राप्त कर ली थी तो उन्हें शायद और भी ज्यादा समय बिताना होगा। इस समय एक और बुजुर्ग बाहर से दौड़कर आया और बोला, कनिष्ठ भाई, हमें खबर मिली है कि एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन भले ही उनके पास रक्षात्मक संरचना हो, अगर हमले नहीं रुके तो वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे।
इसके अलावा स्काई माउंटेन के ऊपर आकाश में एक प्राचीन लोक का राक्षस है। अगर वह हमला करेगा तो रक्षा पंक्ति ढह जाएगी। ये सुनकर माहौल शांत हो गया। हालात ऐसे थे कि सिर्फ राहुल ही स्थिति को सफलतापूर्वक संभाल सकता था। हालांकि वह यहाँ ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन की रखवाली करते हुए तब तक डटा रहा जब तक कि वह जाग नहीं गया। आखिरकार ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ही गंधर्व यू को मारने की कुंजी था। डॉट 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 अगर राहुल सचमुच एक सीलबंद अमरलोक विशेषज्ञ होती तो उसके पास उसे मारने का सिर्फ एक ही मौका होता। अगर वह उसे समझ नहीं पाता या वह फिर से जीवित हो जाती तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। छोटे भाई राहुल, अगर हालात बिगड़ जाएं तो तुम वहां जाकर पहले मामला क्यों नहीं सुलझा लेते? अगर हम इस जगह की रखवाली करें तो शायद कुछ ना हो, एक बुजुर्ग ने उत्सुकता से कहा। जब मार्शल अंकल को होश आ जाएगा तो वे भी वहां जा सकते हैं। आखिरकार उन्हें स्काई माउंटेन पर स्थिति को दबाने के लिए वास्तव में एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी और राहुल एकमात्र उम्मीदवार था। राहुल चुप रहा और सोचता रहा कि क्या किया जाए। दूसरी ओर उन्मत्त जानवर स्काई माउंटेन की रक्षात्मक रेखा पर अथक हमला कर रहे थे। ये देखकर कि रक्षा पंक्ति पहले ही कांपने लगी थी, हर कोई अधिक चिंतित हो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि वे मदद आने तक टिके रहें। फिर अचानक से उन्मत्त जानवरों ने अचानक हमला करना बंद कर दिया और पीछे हटना भी शुरू कर दिया। क्या ये हमलों की पहली लहर के अंत का संकेत था? गड़गड़ाहट, सबके दिलों की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। अब क्या होगा? तभी दूर से एक विशालकाय राक्षसी रक्तपिपासु प्रकट हुआ। उसके पूरे शरीर से खून और दुष्टता की दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने इस राक्षसी रक्त पशु को देखा, सभी लोग घबरा गए। लानत है, एक सर्वोच्च क्षेत्र का उन्मत्त जानवर। क्या ये सच है? क्या इस तरह के एक शक्तिशाली राक्षसी रक्त पशु का दिमाग भी उस अजीब शक्ति से क्षत विक्षत हो सकता है? सबके दिल बैठ गए। ये राक्षसी रक्तपिपासु एक प्राचीन पशु था। तार्किक रूप से जो पशु परमधाम तक पहुंच सकते थे उनमें मानव जैसी बुद्धि विकसित होनी चाहिए थी। इस विचित्र शक्ति ने उसके मस्तिष्क को कैसे नष्ट कर दिया? यहाँ तक कि जयवीर की अभिव्यक्ति भी उस क्षण असामान्य रूप से बदसूरत हो गई जब उसने राक्षसी रक्त जानवर को देखा। राक्षसी रक्त पशु ने आकाश की ओर एक लंबी चीख मारी और उसकी ध्वनि तरंगें दसियों मील तक फैल गईं, जिससे रक्षात्मक संरचना कांप उठी। सौभाग्य से जयवीर ने महत्वपूर्ण क्षण में इसे मजबूत कर दिया था, इसलिए वे एक आपदा से बच गए। हालांकि अगर यह हमला करता तो जयवीर रक्षात्मक संरचना पर ध्यान नहीं दे पाता। ये तो बहुत बुरा है। यहाँ तक कि एक सर्वोच्च लोक का उन्मत्त जानवर भी प्रकट हो गया है। राक्षसी रक्तपिंड को देखकर कई लोग असहाय महसूस कर रहे थे। क्या सब कुछ खत्म हो गया था? क्या रक्षात्मक संरचना ढहने वाली थी? हालांकि इस समय नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक आकृति महान जंगल दिव्य संप्रदाय से बाहर निकली और स्काई माउंटेन की रक्षात्मक रेखा के ऊपर तैरती हुई राक्षसी रक्त जानवर पर खंजर तानती हुई। फिर उस आकृति ने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे राक्षसी रक्त पशु पीछे हट गया। नीली रोशनी के समाप्त होने के बाद अंततः सभी लोग देख सके कि यह आकृति कौन थी। ये चीफ टीचर निशा है। वह राक्षसी रक्तपिपासु से लड़ने और जयवीर पर दबाव कम करने के लिए अकेली यहाँ आई थी। फिर जब लोगों को पता चला कि वह पहले से ही एक मध्य स्तरीय सर्वोच्च लोक विशेषज्ञ है तो वे बहुत खुश हुए। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अभी भी आकाश में एक अजीब राक्षस का मामला दबा हुआ था, जिसका सिर ड्रैगन का और शरीर मानव का था। अभी तक उसने हमला नहीं किया था, मानो कोई तमाशा देख रहा हो। उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसके हृदय में जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वह सब चींटियां थीं और व्यक्तिगत रूप से कोई कार्रवाई करने के योग्य नहीं थीं। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। टीचर निशा के आते ही उसने उस राक्षसी रक्तपिंड को तुरंत काबू में कर लिया। फिर उसने उसका ध्यान आकाश में उड़ते उस अजीब राक्षस की ओर मोड़ दिया। क्या इस राक्षस की आभा बहुत प्रबल नहीं है? टीचर निशा का दिल लगातार कांपने लगा। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ राहुल ही इस राक्षस से निपट पाएगी। वैसे भी वह तो बस समय बचाने और जयवीर की स्थिति को संभालने में मदद करने आई थी। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि आकाश में इस राक्षस को उकसाए। दूसरी ओर दबा हुआ राक्षसी रक्त पशु क्रोधित था। एक प्राचीन पशु होने का उसका अभिमान इस घृणित मानव द्वारा कुचला जा रहा था। उसकी समझदारी का बचा खुचा अंश भी पहले ही निगल लिया गया था और एक लंबी चीख निकालने के बाद उसने तुरंत ही उग्र लेकिन नासमझी भरे हमले शुरू कर दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर टीचर निशा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी हथेली में केंद्रित किया और राक्षसी रक्त जानवर को थप्पड़ मारा। धमाका! टक्कर की जोरदार लहरें तुरंत फैल गईं। अगर जयवीर व्यक्तिगत रूप से रक्षात्मक संरचना की देखरेख न कर रहे होते तो वह ढह जाती। थप्पड़ से रक्त दानव जानवर कुछ 100 कदम पीछे हट गया। तभी टीचर निशा ने अपनी तलवार निकाली और राक्षसी रक्तपिपासु को मारने की तैयारी में, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, आकाश से एक विशाल ताड़ का पेड़ उसकी ओर उतरा। विशाल हथेली उस अजीब काली शक्ति से ढकी हुई थी और जाहिर था कि वह उससे बच नहीं पाएगी। उसका चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। आकाश में उस अजीब राक्षस ने हमला बोल दिया था। ऐसा लगता है कि मैं खत्म हो गया हूँ। यह एहसास होने के बाद कि वह बच नहीं सकती, टीचर निशा केवल बुरी तरह हंस सकती थी। हाँ, मैंने तो बस एक साधारण सी चाल चली थी, फिर भी तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो।
राक्षस का ताना सुनकर टीचर निशा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसने गुप्त रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और उसे अपनी जल आकाश तलवार में प्रवाहित करके एक निश्चित गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। हालांकि इससे पहले कि वह इसे सक्रिय कर पाती, उसकी संघनित आध्यात्मिक शक्ति का दमन हो गया। धत्तेरी की, ये जानते हुए कि वह अब और विरोध करने में सक्षम नहीं है, टीचर निशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मौत के आने का इंतजार करने लगी। धिक्कार है इंसान, मरने के लिए तैयार हो जाओ, हालांकि मैं वादा करता हूं कि तुम जल्दी ही मर जाओगे। जैसे ही हथेली टीचर निशा के करीब पहुंची, राक्षस दुष्टता से मुस्कुराया। इस समय सब कुछ शांत था। हर कोई बस काले कोहरे से ढका एक विशाल ताड़ का पेड़ टीचर निशा की ओर आता हुआ देख पा रहा था। जूनियर सिस्टर टीचर निशा, जल्दी से बचो! जयवीर तुरंत घबरा कर चिल्लाया। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक जंग लगी टूटी तलवार उड़कर आई। ये है कि, तनवीर ने तुरंत चिल्लाकर कहा और सभी लोग उस दिशा की ओर देखने लगे जिस ओर वह इशारा कर रहा था। ये ईश्वर की तलवार है। सुप्रिया उस जानी पहचानी तलवार को देखकर खुशी से चिल्ला उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। युलुन को खतरे में देखकर वह भी घबरा गई थी। गॉड स्वॉर्ड! सुप्रिया के शब्दों को सुनने के बाद सभी को तुरंत समझ में आ गया कि राहुल ने कार्रवाई की है। इस समय तक देव तलवार पहले ही विशाल हथेली तक पहुंच चुकी थी। टकराना! आकाश में उस विचित्र राक्षस की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया, क्योंकि उसकी हथेली में एक विशाल छेद हो गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। पूर्वी महाद्वीप में अब तक उसे नुकसान पहुंचाने वाला एकमात्र व्यक्ति गंधर्व यू ही था। वह विचित्र राक्षस टूटी हुई तलवार को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ा। कौन है? जल्दी से यहाँ से निकलो ताकि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। उसकी भयंकर दहाड़ पूरे पूर्वी महाद्वीप में गूंज उठी। वह हमलावर को ढूंढने के लिए बाएं दाएं देखता रहा। डॉट 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 नीचे टीचर निशा अभी भी चुपचाप अपनी मौत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन जब उसने अजीब राक्षस की क्रोधित दहाड़ सुनी तो उसने भौहें सिकोड़ लीं और भ्रम में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। जब उसने देखा कि ईश्वर की तलवार उसके सामने तैर रही है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या राहुल यहाँ था? टीचर निशा तुरंत पलटी और राहुल की आकृति ढूंढने लगी। हालांकि इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाती, आकाश में एक विशाल द्वार प्रकट हो चुका था, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी, जिससे सभी के दिल धड़क उठे और वे बिना पलक झपकाए उसे देखने लगे। कुछ ही पल बाद एक आकृति शांति से बाहर आए और दूर से उस अजीब राक्षस को घूरने लगी। इस आकृति ने और भी भयानक आभा छोड़ी, जो किसी विशाल पर्वत की तरह आसपास के वातावरण पर दबाव डाल रही थी। एक क्षण में ही 100 मील के दायरे में मौजूद सभी उन्मत्त जानवर जमीन पर दब गए। ये वास्तव में आप हैं? ये देखकर कि कौन आया है, उस अजीब राक्षस ने भौहें चढ़ाईं। उसने राहुल की आभा को पहचान लिया, जो उसने अपने एकांतवास के बाद छोड़ी थी। यही वह व्यक्ति था जिसकी वजह से वह यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक कि रास्ते में घिरे हुए सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को भी नजरअंदाज कर दिया था। क्या आप हैरान हैं? राहुल अपनी तलवार के पास मंडराता रहा और अपने सामने खड़े अजीब राक्षस को देखता रहा। जब आकाश पर्वत पर सभी ने देखा कि राहुल आ गया है तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, मानो उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। हम बच गए। चीफ राहुल आखिरकार हमें बचाने के लिए आ गए हैं। डॉट डॉट चीफ राहुल के यहाँ होने से संकट का समाधान हो सकता है। अमर तलवार यहाँ है। क्या तुमने वह हमला देखा? उसने उस राक्षस का हाथ पूरी तरह उड़ा दिया। जब वह इस जगह की रखवाली कर रहा है तो हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आकाश में जब अजीब राक्षस ने राहुल के चिढ़ाने वाले शब्द सुने तो उसका दिल गुस्से से जल उठा। हालांकि राहुल की शक्तिशाली आभा ने उसे रोक दिया। इसके अलावा तलवार के उस आखिरी वार के बाद भी एक डर बना हुआ था। इससे पहले राहुल केवल दूर से ही गॉडस्वॉर्ड को नियंत्रित कर रहा था, फिर भी वह मूल रूप से उसकी हथेली को नष्ट करने में कामयाब रहा था। हाँ, ये दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसा कहने के बाद उस विचित्र राक्षस ने तुरंत अपनी शक्ति जुटाई और उसकी हथेली ठीक हो गई। तुम एक सभ्य इंसान हो, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम मेरे लिए पसीना बहाने के लिए पर्याप्त हो, इससे अधिक कुछ नहीं। अभी मैं लापरवाह था, इसलिए तुम्हारा हमला कामयाब हो गया। अब मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करूंगा। क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हो? इस राक्षस के अभिमानी शब्दों को सुनने के बाद राहुल ने उपहास किया। डॉट डॉट इसका क्या मतलब था? क्या ये राक्षस सचमुच अब दिखावा कर रहा था? छोटे भाई राहुल, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस राक्षस का हमला बहुत अजीब है, टीचर निशा ने चिंतित होकर उसे याद दिलाया। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर उसके बिखरे बालों को ठीक करने में उसकी मदद की। चिंता मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। टीचर निशा, तुम पहले पीछे लौट सकते हो। ये सुनकर टीचर निशा का दिल गर्मजोशी से भर गया। वह समझ गई कि वह कितना ताकतवर है और उसकी यहाँ मौजूदगी ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। इस प्रकार टीचर निशा बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षात्मक रेखा पर लौट आया। टीचर निशा के लाइन पर वापस आने के बाद राहुल ने मुड़कर आकाश में राक्षस को ठंडी निगाहों से देखा। इस समय यह विचित्र राक्षस दोनों हाथों से एक मुहर बना रहा था। तभी हवा से घना काला कोहरा प्रकट हुआ और पल भर में राहुल को घेर लिया। हे, मैं सचमुच तुम्हारे मेरे सेवक बनने का इंतजार कर रहा हूँ। यह विचित्र राक्षस स्पष्टतः उस विचित्र शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखता था तथा मानता था कि उसके प्रभाव में कोई भी चेतना को कायम नहीं रख सकता।
शीघ्र ही यह एक अजीब शक्ति द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और उसका सेवक बन जाएगा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। आखिर हुआ क्या था? राहुल बच क्यों नहीं पाया? वह इससे बच सकता था। उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। अगर राहुल सचमुच उस अजीब शक्ति के कब्जे में था तो क्या वह उन पर हमला नहीं करता? यह एक बड़ी आपदा होती और उनके प्रतिरोध का अंत हो जाता। इसके बाद अजीब राक्षस बेतहाशा हंसा और अधिक काले कोहरे ने राहुल को कसकर घेर लिया, उसकी चेतना को निगलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सभी ने सोचा कि राहुल की चेतना नष्ट हो जाएगी, घने काले कोहरे के भीतर से एक हरे रंग की रोशनी निकली। काला कोहरा हरे प्रकाश पर चाहे जितना भी प्रहार करता रहे, वह उसे भेद नहीं पाया। कुछ ही क्षणों बाद हरा प्रकाश एक खिले हुए कमल में बदल गया, जिससे जीवन शक्ति की लहरें निकलने लगीं। हो, ये देखकर उस अजीब राक्षस को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह घबरा गया। फिर राहुल उस काले कोहरे से बिना किसी नुकसान के बाहर आ गया। उसके मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए और उसने शांति से कहा, बस इतना ही। तुम्हारी अजीब शक्ति उतनी प्रबल नहीं लगती। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत हैरान हो। क्या इसलिए कि जिस अजीब शक्ति पर तुम्हें इतना भरोसा है, उसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा? राहुल ने आकाश में अजीब राक्षस को देखकर उपहासपूर्वक मुस्कुराया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस अजीब शक्ति का तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? अजीब राक्षस अब सतर्क नजरों से राहुल को अविश्वास से देख रहा था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। वह अजीब शक्ति सभी जीवों की चेतना को नष्ट करने में सक्षम थी। यह मनुष्य अपवाद क्यों था? राहुल पर उस विचित्र शक्ति का कोई प्रभाव न पड़ने का कारण अमर स्वर्गीय खजाने का प्रभाव था, जिसने उसे सभी बुरी शक्तियों के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान किया था। वह विचित्र शक्ति स्वाभाविक रूप से एक बुरी शक्ति थी। मेरे लिए कुछ भी और सब कुछ संभव है। जिस अजीब शक्ति में तुम विश्वास करते हो, वह मेरे सामने बेकार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने एक और विशाल हरे कमल के फूल को संघनित कर दिया, जिससे आकाश कांप उठा। डॉट डॉट डॉट। इस समय सभी लोग एक साथ आकाश में हरे कमल को देख रहे थे और उनके जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए। क्या ये शक्ति बहुत जादुई नहीं है? ऐसा लगता है जैसे ये शक्ति हर चीज को शुद्ध करने में सक्षम है। भीड़ आपस में बुदबुदा रही थी। तभी आसमान में हरे कमल ने एक बार फिर अपनी चमकदार रोशनी बिखेरी, जिसने काले कोहरे को तुरंत दूर भगा दिया। हरे कमल के ऊपर मंडराते हुए राहुल एक दिव्य, पवित्र और अविनाशी प्राणी की तरह लग रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर श्रद्धा और विश्वास से भरी थीं, यह विश्वास करते हुए कि वही उन्हें इस विपत्ति से उबारेंगे। अजीब राक्षस पूरी तरह घबरा गया। उसने आसमान में तैरते हरे कमल को देखा और गंभीरता से इंतजार करने लगा। इस इंसान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। असंभव, ये सच नहीं हो सकता। इस वीरान महाद्वीप में तो कानून बनाने की भी शक्ति नहीं है। इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ यहाँ कैसे आ सकता है? उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। पूर्वी महाद्वीप उसके और बाकियों के लिए एक खेल का मैदान माना जाता था, लेकिन अब एक ऐसा अस्तित्व सामने आ गया था जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। इस तरह की चुनौती मिलने पर वह और भी ज्यादा भड़क गया और उसका चेहरा और भी ज्यादा भयावह होता गया। इस समय राहुल अभी भी शांति से राक्षस को देख रहा था, इस अजीब राक्षस से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। राहुल उस अजीबोगरीब लोक के बारे में ज्यादा नहीं जानता था जहां ये राक्षस पैदा हुए थे, इसलिए उसकी दिलचस्पी उसमें बहुत थी। यह उस जगह का पहला राक्षस था जिसका सामना उसने किया था, इसलिए वह इन राक्षसों की साधना प्रणाली को समझना चाहता था। ये सोचकर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे हाव भाव से तो लगता है कि तुम काफी डरे हुए हो। क्या तुम्हारे जैसे राक्षसों के लिए ये सामान्य बात है? क्या तुम मृत्यु से डरते हो? ये सुनते ही उस विचित्र राक्षस ने तुरंत अपने हृदय की गहराई में भय को छिपा लिया और अहंकार से बोला, हाँ, क्या मजाक है। डॉट डॉट। इस दुनिया में मेरा वंश सबसे महान है। तुम नश्वर लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की? चाहे वह किसी भी प्रकार का प्राणी हो, केवल अपनी जाति के स्वामी पर विश्वास करके ही वह अमरता प्राप्त कर सकता है। इंसान तो इंसान ही है। मुझे डर है कि अपनी मौजूदा लड़ाकू ताकत के बावजूद तुम इस बात को नहीं छिपा सकते कि तुम एक निम्न स्तरीय प्राणी हो। ये शब्द सुनकर राहुल की भौहें तन गईं। इन घमंडी शब्दों से जाहिर हो रहा था कि इस अजीब राक्षस से भी ज्यादा ताकतवर कोई है, और वो राक्षस या व्यक्ति इस अजीब राक्षसों की दौड़ का नेतृत्व कर रहा है। क्या ये नेता पूर्वी महाद्वीप में भी आया था? आपके शब्दों के आधार पर जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं वह बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है, क्या मैं सही हूं? राहुल कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह लगातार सवाल पूछता रहा। हाँ, वह विचित्र राक्षस अचानक ढिठाई से हंसा और अपना सिर ऊंचा उठाते हुए बोला, मेरे स्वामी की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। हमारी दुनिया में मेरे स्वामी का नाम जो भी सुनेगा वह बुरी तरह डर जाएगा। यदि तुमने मेरे स्वामी को उनके नाम से पुकारने का साहस किया तो तुम कर्म की शक्ति से नष्ट हो जाओगे और तुरंत राख में बदल जाओगे। जब संसार का जन्म हुआ तब मेरे स्वामी पहले ही प्रकट हो चुके थे और उन्होंने अनगिनत विपत्तियों का अनुभव किया था। इस अशांत युग में यद्यपि वह अभी भी अपनी शक्ति के एक हिस्से के साथ प्राचीन खंडहरों को सहारा दे रहा है, फिर भी वह एक अजेय अस्तित्व है। ओह, राहुल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। यह आदमी तो बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि राहुल इस रहस्यमय व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह बस ये जानना चाहता था कि क्या उस अजीब दुनिया का स्वामी पूर्वी महाद्वीप में आ चुका है।
इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति कैसी थी? क्या वह ऐसा अस्तित्व था जिसकी वह बराबरी कर सकता था? राहुल इस पल थोड़ा घबरा गया। उसने अंदाजा लगाया कि इस आपदा के बाद पूर्वी महाद्वीप पहले जैसा नहीं रहेगा। यदि वह रहस्यमय स्वामी जिसका उल्लेख इस विचित्र राक्षस ने किया था सचमुच प्रकट हो जाए तो स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद राहुल के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। हाँ, मैं ये जानने के मूड में नहीं हूं कि इस सब के पीछे कौन है। किसी भी मामले में ये देखते हुए कि आप और आपकी जाति कितनी घमंडी और अड़ियल लगती है, शायद अब समय आ गया है कि आपको कुछ समझ दी जाए। आओ मेरे पास, तुम बदसूरत राक्षस। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आभा बिखेरी जिससे आसपास का वातावरण हिंसक रूप से कांप उठा। एक उच्च स्तरीय प्राचीन क्षेत्र विशेषज्ञ का आध्यात्मिक दबाव एक विशाल पर्वत की तरह उस विचित्र राक्षस पर टूट पड़ा। धमाका। अपनी लापरवाही के कारण यह विचित्र राक्षस लगभग घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। हालांकि उसका अभिमान उसे किसी इंसान के आगे घुटने टेकने की इजाजत नहीं देता था। इसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बलपूर्वक जुटाया तथा स्वयं को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक विचित्र शक्ति को मुक्त किया। लानत है चींटी, तूने मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ करने की हिम्मत की। तू तो सीधे मौत को दावत दे रही है। उसने हमेशा खुद को सर्वोच्च सत्ता माना था। पिछले 100 सालों में वह विभिन्न लोगों के अभियानों में शामिल रहा था, लेकिन उसे कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। राहुल के उकसावे से उसका दिल गुस्से से जल उठा। यह ऐसी बात थी जिसे वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका शरीर लगातार बड़ा होता गया, यहाँ तक कि वह पहाड़ के आकार का हो गया। डॉट 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 हर किसी के चेहरे पर भय का भाव था और वह ये दृश्य देख रहा था। हाँ, राहुल ठंडी हंसी हंसा और बोला, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ गड़बड़ करूं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने सहजता से अपना हाथ लहराया और तुरंत अपनी भयानक तलवार आभा की लहरें छोड़ दी, जिससे तलवार ऊर्जा का एक तूफान पैदा हो गया। गॉड स्वॉर्ड, बेद की मार। जैसे ही देव तलवार ने राहुल की पुकार को महसूस किया, एक तेज सीटी की आवाज गूंजी और वह तुरंत आकाश से उसकी ओर दौड़ी। जिस क्षण राहुल ने सफलतापूर्वक देव तलवार को पकड़ लिया, रक्त रंग के कमल चुपचाप एक के बाद एक खिल गए। ये बहुत भयानक है। राहुल के दबाव से हर कोई डर के मारे पीला पड़ गया था। क्या किसी मनुष्य के लिए वास्तव में इतने भयावह स्तर तक साधना करना संभव था? राहुल ने अपनी तलवार की आभा बिखेरी तो उस अजीब राक्षस का अहंकारी भाव भय में बदल गया। ईश्वरीय तलवार से लैस राहुल और खाली हाथ राहुल दो बिल्कुल अलग लोग थे। ये कहा जा सकता है कि राहुल द्वारा ईश्वर तलवार निकालने से पहले उस अजीब राक्षस के पास जीत का मौका भी था। हालांकि अब जब वह उसे अपने हाथों में थामे हुए था तो वह अजीब राक्षस बस एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बनकर रह गया था। अजीब राक्षस का दिमाग फटने को था। वह अपनी हीनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था और जैसे जैसे आकाश में और भी अजीब शक्तियां भरती जा रही थीं, उसके दिल में अंतहीन क्रोध भरता जा रहा था। भले ही तुम अजगर हो, तुम्हें डर के मारे कुंडली मारकर बैठना होगा। भले ही तुम बाघ हो, तुम्हें लेटना होगा। मैं सर्वोच्च हूं। डॉट डॉट गुस्से से चिल्लाने के बाद अजीब राक्षस ने एक विशाल हथेली का प्रहार किया जो राहुल पर गिरा, उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि राहुल बिल्कुल शांत रहा और धीरे से अपने हाथ में ली हुई ईश्वरीय तलवार को लहराया। इस क्षण मानो पूरी दुनिया अपनी चमक खो चुकी थी। तुमने मेरे मन की बात कह दी। मेरे सामने घुटने टेको। तलवारों की किरणों ने राहुल को घेर लिया और नीचे उतरती हथेली की ओर बढ़ते हुए उसे टुकड़ों में काट डाला। तलवारों की किरणों की शक्ति से आकाश भी फटता हुआ प्रतीत हुआ। हे भगवान, प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञ सचमुच डरावने हैं। ये पहली बार था जब इन लोगों ने इतना भयानक युद्ध देखा था और वे सभी स्तब्ध रह गए थे। तभी आसमान में उस अजीबोगरीब राक्षस ने अचानक मुंह में काला खून उगल दिया। उसने अविश्वास से राहुल को देखा और उसे धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। आखिरकार उसके चेहरे पर डर उभर आया। मुझे मत मारो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी कमजोर क्यों हूं? अजीब राक्षस पहले से ही अपने जीवन पर संदेह करने लगा था और अपने और राहुल के बीच दूरी बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह इतनी बुरी तरह कैसे हार गया? वह तो पूर्वी महाद्वीप में सिर्फ मौज मस्ती करने आया था। खतरा तो सौदे का हिस्सा नहीं था। इन हजारों वर्षों में वह पहले ही अनेक लोगों की यात्रा कर चुका था, लेकिन बिना किसी अपवाद के इन लोगों में से किसी भी लोग का एक भी व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये देखते हुए कि उसके और राहुल के बीच की दूरी लगातार कम हो रही थी, अजीब राक्षस कांपने लगा और यहाँ तक कि उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाने लगा। राहुल की आंखें उसे अजीब तरह से देख रही थीं। क्या आप सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान नहीं हैं? अब तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? राहुल के मजाकिया शब्दों को सुनने के बाद अजीब राक्षस फिर से क्रोधित हो गया और दहाड़ा, धिक्कार है निम्न स्तर के प्राणी पर। तुम्हारे जैसे नीच प्राणी मेरा उपहास करने के योग्य नहीं हैं। जब गुरु स्वयं आएंगे तो तुम्हें निश्चित रूप से निराशा का अनुभव होगा। ये सुनकर राहुल ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और शांति से ईश्वर की तलवार उठाए। खैर, वो तो बात की बात है। अभी तो तुम इस बात की चिंता करो कि तुम्हारा ये तथाकथित मालिक तुम्हारी गांड बचा पाता है या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल उसे अंतिम झटका देने ही वाला था कि अजीब राक्षस ने फिर से काले कोहरे की लहरें छोड़ दी। ओह, राहुल को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके द्वारा प्रयुक्त स्थानिक शक्ति ने उसे कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया था।
हे, वह विचित्र राक्षस जोर से हंसा और क्षण भर में तलवार की किरणों से छिद्रों से भरा उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। एक निम्न स्तरीय प्राणी हमेशा एक निम्न स्तरीय प्राणी ही रहेगा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? तुम वाकई बेवकूफ़ हो। डॉट 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 मैंने ये सब अभी इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें जाल में फंसाना चाहता था। ये कहने के बाद वह विचित्र राक्षस अपने दिल में उत्तेजना को बिल्कुल भी दबा नहीं सका और फिर से बेतहाशा हंसा और अहंकार से राहुल की ओर देखने लगा। ये जाल मेरी दुनिया में प्रसिद्ध है, स्थानिक पिंजरा। जब तक मैं किसी दुश्मन को अंतरिक्ष पिंजरे में सफलतापूर्वक फंसा लूंगा तब तक एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ भी अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता है। वे तब तक लड़ेंगे जब तक उनकी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती और अंततः मर नहीं जाते। ये कहकर वह विचित्र राक्षस प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। ये कहना जरूरी है कि आप में थोड़ी ताकत जरूर है, लेकिन वो भी बहुत कम। मैंने अनगिनत दुनियाओं में युद्ध किया है, लेकिन मुझे इस हद तक जाने पर मजबूर करने वाला सिर्फ आप ही हैं। ये आपका सम्मान है। ये कहने के बाद अजीब राक्षस ने अपने हाथों को झुकाया और एक उपहासपूर्ण भाव के साथ राहुल को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह राहुल की धीमी मौत का इंतजार कर रहा हो। तभी आसमान से काली बिजलियां कौंधने लगीं। काले कोहरे की आड़ में यह बताना मुश्किल था कि कितनी बिजलियां थीं। अब राहुल का शरीर एक बार फिर काले कोहरे में पूरी तरह से डूब गया, जिससे देखने वाले घबरा गए। अध्यापक, हालांकि वहां उपस्थित प्रमुखों ने उसे ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कभी नहीं करने दी। सुप्रिया, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। हमें तुम्हारे गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। जयवीर ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया। अगर वह अभी बाहर भागी तो राहुल को और भी परेशानी होगी। आखिरकार उनकी साधना के स्तर को देखते हुए वे मदद से ज्यादा बाधा बनेंगे। दूसरी बहन, क्या टीचर मुसीबत में है? डॉट डॉट इस वक्त सब भूल ही गए थे कि निधि भी यहाँ है। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसकी मनोदशा और बिगड़ गई और उसके शरीर में छिपी सील पहले ही ढीली पड़ने लगी थी, जिससे भयानक शक्ति की लहरें निकल रही थीं। सुप्रिया ने सबसे पहले इस स्थिति को देखा। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन का छोटा सा हाथ दबाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके निधि के शरीर में लगी सील को स्थिर करने की कोशिश की। उसे अभी भी याद है कि उसकी शिक्षिका ने उनसे कहा था कि निधि का शरीर अत्यंत विशेष है और उसकी बड़ी बहनों के रूप में उन्हें हर समय उसके शरीर में मौजूद सील पर ध्यान देना होगा। ये मोहरें उसके पुनर्जन्म से पहले ही उस पर लगा दी गई थीं। अगर ये मोहरें हटा दी जाती तो शायद वह अब वह निधि नहीं रह जाती जिसे वे जानते थे। इसके अलावा इस मोहर में कर्म की शक्ति भी शामिल थी, जो अगर नियंत्रण से बाहर हो जाती तो तमाम तरह की समस्याएं पैदा कर सकती थी। मोहर पहले ही खोल देने से निधि के रूप में पुनर्जन्म लेने वाले उस महारथी विशेषज्ञ की योजनाएं और तैयारियां भी बर्बाद हो जाएंगी। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। पहली बहन, क्या हो रहा है? निधि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? खुशी ने घबराकर पूछा जब उसने देखा कि निधि की आंखें अचानक बंद हो गईं और उसका चेहरा दर्द से भर गया। उसकी नज़र राहुल पर टिकी थी और उसने निधि की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। सौभाग्य से सुप्रिया वहां मौजूद था। सुप्रिया को इस पर डर का एहसास हुआ। उसने जरा भी हिम्मत नहीं हारी। उसने मोहर को स्थिर करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति जुटा दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सील धीरे धीरे स्थिर होती गई। इससे मैं बहुत डर गया, सुप्रिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब कोई समस्या नहीं है। शुक्र है मुझे समय रहते इसका आभास हो गया, वरना निधि के शरीर की सील टूट जाती। उस मामले को निपटाने के बाद सुप्रिया ने निधि को दिलासा देने के लिए उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। हालांकि जब उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि उसकी शिक्षिका अभी भी घने काले कोहरे में लिपटी हुई है तो उसका दिल चिंता से भर गया। वह चाहती थी कि वह अधिक शक्तिशाली हो ताकि वह अपने शिक्षक की मदद कर सके। आसमान में काले कोहरे की एक अंतहीन धारा उमड़ रही थी। हालात ठीक नहीं लग रहे थे और हर कोई दहशत में था। हाँ, ये देखकर कि उसने जो जाल बिछाया था वह सफल हो गया, वह विचित्र राक्षस अहंकारपूर्वक हंसने लगा। वह इस बात से बहुत खुश था कि उसे जल्द ही एक शक्तिशाली नौकर मिल जाएगा। दूसरी ओर टीचर निशा पल पल और भी ज्यादा बेचैन होती जा रही थी और उसकी उंगलियां जलाकाश तलवार को कसकर पकड़ रही थीं। वह राहुल को बचाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार थी। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, आकाश में रक्त लाल रोशनी की चमक भर गई। वह अजीब राक्षस जो पहले मुस्कुरा रहा था अचानक ठिठक गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अचंभित होकर अपनी छाती की ओर देखने लगा। एक टूटी हुई तलवार अभी अभी उसकी छाती में घुसी थी। इसके अलावा गॉडस्वॉर्ड की शक्ति लगातार उस विचित्र राक्षस के शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसके भीतर की विचित्र शक्ति नष्ट हो रही थी। उस विचित्र राक्षस ने मुंह में काला काला खून थूक दिया। उसका मूल सार पहले ही बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसकी जीवन शक्ति भी तेजी से कम हो रही थी। इस हास्यपूर्ण दृश्य को देखकर सभी लोग दंग रह गए। अजीब राक्षस तो और भी ज्यादा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि क्या हो रहा है। उसे तो लग रहा था कि जीत उसकी मुट्ठी में है। हालात ऐसे क्यों हो गए? कुछ ही क्षणों बाद राहुल के चारों ओर का घना काला कोहरा छट गया और वह सुरक्षित बाहर आ गया। उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था। हाँ, चीफ राहुल जिंदा और स्वस्थ हैं। दरअसल मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। राहुल जैसा बेजोड़ विशेषज्ञ इतनी आसानी से कैसे असफल हो सकता है? डॉट 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 इस क्षण दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं।
उनके चेहरों पर मुस्कान छा गई। दूसरी ओर राहुल अपने कपड़ों को थपथपा रहा था, काले कोहरे के दाग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। तुम सचमुच एक घिनौने राक्षस हो, तुम्हें पता है। ये कहते हुए वह आगे की ओर उड़ गया और पलक झपकते ही वह उस विचित्र राक्षस के सामने पहुंच गया। तुम मेरे स्थानिक पिंजरे से कैसे बाहर निकले? स्थानिक पिंजरा इसका तुरुप का पत्ता था और स्थानिक शक्ति को समझने के इसके प्रयासों की परिणति थी। जो लोग इस अंतरिक्षीय पिंजरे में फंसे थे वे न केवल कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि उनके मन भी मोहित होकर उसकी कठपुतली बन जाएंगे। यहाँ तक कि एक सीलबंद अमरलोक विशेषज्ञ भी राहुल की तरह आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। हा, राहुल मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ हिलाया, भगवान की तलवार को याद करते हुए। आप इसे तुरुप का पत्ता कहते हैं? ये तो बच्चों का खेल था। अजीब राक्षस के गर्व को कुचलने के बाद राहुल ने भगवान की तलवार को घुमाने और उसकी दिशा में एक अजेय तलवार की किरण को छोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। पुची, किरण ने उस विचित्र राक्षस के शरीर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। फिर भी वह अभी भी जीवित था। ये देखकर राहुल उसके पास गया और उसने ईश्वर की तलवार उसके हृदय में भोंक दी, जिससे उसका दयनीय जीवन समाप्त हो गया। ये सब करने के बाद राहुल ने उस अजीब राक्षस को लात मारकर दूर भगा दिया और शांति से बुदबुदाया, बस इतना ही। कितना कमजोर। उसने अपने आसपास के वातावरण की जांच की जहां उस अजीब राक्षस की आत्मा के निशान थे, लेकिन जब उसे पता चला कि वह आत्मा कहीं खो गई है तो उसने निश्चिंत होकर अपनी शक्ति वापस ले ली। उस विचित्र राक्षस के चले जाने के बाद आकाश में सूर्य को ढकने वाला काला कोहरा छट गया और एक बार फिर स्काई माउंटेन के ऊपर आसमान साफ हो गया। हम जीत गए। दर्शकों को अभी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है और एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, हर तरफ जयकार गूंज उठी। तलवार अमर, ये अजेय है। चीफ राहुल अजेय हैं। ये चीखें सुनकर राहुल ने उन्हें दिल पर नहीं लिया, बल्कि वह कुछ और ही सोच रहा था। वह जानता था कि संकट अभी अस्थायी रूप से सुलझा है और आगे और भी खतरे आने वाले हैं। राहुल द्वारा अजीब राक्षस को सफलतापूर्वक मारने के बाद दरार के दूसरी ओर अजीब दुनिया में सो रहे एक राक्षस की आंखें अचानक खुल गईं। राहुल की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि कानूनों पर उसका नियंत्रण बदल गया है। अरे, आखिर क्या हो रहा है? जब उन्होंने दोबारा सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि कानूनों की शक्ति पर उनका नियंत्रण अधिक स्वाभाविक और परिचित हो गया है। एक पल सोचने के बाद राहुल को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस अजीब राक्षस को मारने के उसके कृत्य ने उसे भाग्य, ऊर्जा और पुण्य प्रदान किया था, क्योंकि उसने अनगिनत जिंदगियों को विनाश से बचाया था। यद्यपि अब पुण्य की शक्ति नगण्य थी। यदि राहुल इसे संचित करना जारी रखता तो इससे उसे उस समय लाभ मिलता जब वह मोहरबंद अमर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल को इस तरीके से सीलबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने में विशेष रुचि नहीं थी। पुण्य के बल पर उस अमर लोक तक पहुंचना मेरी चाहत नहीं है। अगर मैं सचमुच इस रास्ते पर चल पड़ा तो क्या अतीत में की गई मेरी सारी तैयारियां व्यर्थ नहीं हो जाएंगी? राहुल पहले से ही प्राचीन क्षेत्र के शिखर पर था, लेकिन एक मोहरबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ बनने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। राहुल के पास चुनने के लिए 3 रास्ते थे। सीलबंद अमर लोक तक पहुंचने के लिए उसे अपना दाव पूरा करना था। अपने दाव को पूरा करने और उसे दुनिया के नियमों द्वारा मान्यता मिलने के बाद ही कोई वास्तव में सीलबंद अमर लोक तक पहुंच सकता था। अब उसे पुण्य शक्ति संचित करके उस अमर लोक तक पहुंचने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया था। हालांकि इसके पक्ष विपक्ष भी थे जिससे वह हिचकिचा रहा था। वह अपनी तलवार दाव की साधना के मार्ग पर अग्रसर था तथा हाल ही में उसने शरीर शोधन का मार्ग अपनाया था। उसने मन ही मन कहा, अब जब नश्वर संसार खतरे में है तो यह वास्तव में बहुत आसान होगा यदि मैं मोहरबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए वास्तव में पुण्य की शक्ति पर भरोसा करूं। हालांकि यह मेरी मूल योजना का हिस्सा नहीं था। अगर मैं अंततः पुण्य की शक्ति की सीमाओं से बंध गया तो यह मेरे लिए वरदान से ज्यादा अभिशाप होगा। मूलतः राहुल अपनी तलवार दाव और शरीर शोधन का उपयोग करके मोहरबंद अमर लोक तक पहुंचना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने पहले से ही कुछ तैयारियां कर ली थी और अब वह एक आध्यात्मिक साधक होने के साथ साथ एक शरीर शोधन साधक भी था। एक नज़रिए से योग्यता की शक्ति का इस्तेमाल सफलता का सबसे आसान रास्ता था, लेकिन तीनों में से ये सबसे कमजोर भी था। वह नहीं चाहता था कि यह विकल्प एक दिन उसके भविष्य के विकास को सीमित कर दे। इसलिए उन्होंने अपने रुख पर अड़े रहने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपने शरीर से पुण्य की शक्ति को बाहर निकालने वाला था, उसके शरीर में लाल प्रकाश की एक किरण तुरंत उसके शरीर में मौजूद दाव फूल के साथ मिल गई। राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या ये हो सकता है? 3 दाव। तभी राहुल को याद आया कि उसके शरीर में सचमुच 3 दाव फूल थे। ये तीसरा फूल चुपचाप खिल गया था जब उसने प्राचीन लोक में कदम रखा था और अभी तक किसी भी चीज के साथ नहीं मिला था। जब उसने पहली बार दाव पुष्प प्राप्त किया तो वह तब प्रकट हुआ जब वह अपनी तलवार दाव को समझ रहा था। जब उसने अपने शरीर को परिष्कृत करना शुरू किया तो दूसरा दाव पुष्प प्रकट हुआ। अब राहुल को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने अभी अभी जो पुण्य शक्ति प्राप्त की थी वह उसकी अनुमति के बिना ही तीसरे दाव पुष्प में विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये दाव पुष्प पुण्य शक्ति के साथ इतना मेल खाता था कि उसे इस विलय को बनाए रखने के लिए कुछ भी सक्रिय रूप से करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
पुण्य की शक्ति के प्रभाव के तहत राहुल के शरीर में मूल रूप से मौजूद भाग्य ऊर्जा तुरंत पुण्य की शक्ति के साथ विलीन हो गई और अधिक मजबूत हो गई। अब यदि राहुल ने वास्तव में योग्यता की शक्ति का उपयोग करके सीलबंद अमर क्षेत्र में कदम रखा तो वह निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली होगा। अगर उसने ऐसा करने के लिए सिर्फ पुण्य की मूल शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो शायद वह इतना शक्तिशाली न होता। हालांकि उसकी भाग्य ऊर्जा के सम्मिलन और वृद्धि के कारण ये पूरी तरह बदल गया। यदि राहुल वास्तव में अपनी तलवार दाव, शरीर शोधन और योग्यता की शक्ति के साथ सीलबंद अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तो वह कितना शक्तिशाली होगा। ये सोचकर राहुल ने गहरी सांस ली। हालांकि यह मामला अप्रत्याशित रूप से विकसित हुआ था, फिर भी इसे एक अच्छी बात माना गया। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सच में मुमकिन हो सकता है। दिलचस्प है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी थी, फिर भी राहुल को कोई डर नहीं था। आखिरकार उसे सिस्टम का समर्थन प्राप्त था। सिस्टम की मदद से कुछ भी संभव था। हे असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में मौजूद नहीं है। अल्पविराम। अचानक दूर जमीन पर एक भयानक कंपन हुआ जिससे राहुल की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपना ध्यान उस हलचल की जड़ की ओर लगाया। यद्यपि वह बहुत दूर था, फिर भी राहुल को यह एहसास हो गया कि दूर आकाश में एक और भी भयानक राक्षस था। वह स्थान वास्तव में क्या है? घटनास्थल पर मौजूद बाकी सभी लोग भी उसी दिशा में देख रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद किसी ने चौंक कर चिल्लाकर कहा, वह स्थान परम दिव्य संप्रदाय का है। क्या ये हो सकता है कि परम दिव्य संप्रदाय का पतन हो गया हो? जैसे ही ये शब्द बोले, सभी के जबड़े आश्चर्य से खुले रह गए। इस समय सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय का मैदान धुएं और आग से भर गया। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय में एक दुखद युद्ध हो रहा था और वहां की रक्षात्मक संरचना संभवतः टूट चुकी थी। दूर से खंडहरों को देखकर कई लोगों ने आह भरी। धिक्कार है, ये तो त्रासदी है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वहां कितने लोग मरेंगे। हालांकि ये सुनकर किसी ने पलटकर जवाब दिया, छी, उन्होंने खुद ही यह मुसीबत मोल ले ली। जब यह मुसीबत आई तो उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अब जब उनकी रक्षात्मक संरचना टूट गई है तो उन्हें कौन बचाएगा? इस विपत्ति के समय उनके कार्यों से निराश होकर अधिकांश लोग परम दिव्य संप्रदाय से घृणा करने लगे। वे मूलतः एक प्रतिष्ठित उच्चस्तरीय संप्रदाय थे जिसमें अनेक लोग शामिल होना चाहते थे। हालांकि अब वे सार्वजनिक उपहास का पात्र बन गए थे। हालांकि इसी समय किसी ने उलझन भरे भाव से कहा, यह मामला कुछ उलझा हुआ है। परम दिव्य संप्रदाय तो शुरू से ही छिपा हुआ था, आखिर उन पर अचानक हमला कैसे हो गया? ये सही है, ये सही है। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय ने एक गुप्त संरचना भी सक्रिय कर दी थी। सही मायने में उन उन्मत्त जानवरों को उनके पास से निकल जाना चाहिए था। क्या संप्रदाय के भीतर ही कुछ घटित हुआ होगा? ये सुनकर राहुल को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ये सचमुच दिलचस्प है। इसका निश्चित रूप से एल्डर महेश से कुछ लेना देना था। यह आदमी वाकई बेरहम था। अपनी बाह का बदला लेने के लिए वह इस पूरे समय एक वफादार शिष्य की भूमिका निभाते हुए समय का इंतजार कर रहा था। किसी को उस पर शक नहीं था, लेकिन जैसे ही सही मौका मिला उसने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। इस समय रक्षात्मक और आर संरचनाएं ध्वस्त हो जाने के बाद सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय पर उन्मत्त जानवरों द्वारा हमला किया जा रहा था और हर जगह मृत्यु और विनाश था। जैसे ही वह संप्रदाय के ऊपर आकाश में मंडरा रहा था, ताओवादी ब्लैक आयरन ने यह दृश्य देखकर मुंह से खून थूक दिया। उसने देखा कि जिस परम दिव्य संप्रदाय पर उसने इतनी मेहनत की थी वह नष्ट हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। अध्यापक कुछ ही दूरी पर रेयांश घबराहट में चिल्लाया। अब जब संप्रदाय की संरचनाएं भंग हो चुकी थीं तो शिष्यों की जान को खतरा था। हालांकि उनके ग्रैंडमास्टर ओमकार ने संरचनाओं के ढहते ही अपने शिष्य के साथ भागने में एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। केवल ताओवादी काला लोहा ही बचा था जो अपनी वर्षों की कड़ी मेहनत के फल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अब जब वह भी लड़ने में असमर्थ था तो सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय को कौन बचा सकता था? एक के बाद एक जानवरों की दहाड़ें सुनाई देने लगीं। जल्द ही रेयांश जानवरों से घिर गया। ये देखकर रेयांश का चेहरा पीला पड़ गया। सौभाग्य से एक बुजुर्ग ने हस्तक्षेप करके उसकी जान बचा ली। हालांकि ये बुजुर्ग भी अब खतरे में था और उसने अपनी ताकत के अंतिम अवशेषों का उपयोग रेयांश को बाहर भेजने के लिए किया। एल्डर होंग! रेयांश असहाय होकर चिल्लाया। हालांकि एल्डर होंग ने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रेयांश पर आने वाले हमलों को रोक दिया और अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाए, जंगल की आग सब कुछ जला सकती है लेकिन राख से जीवन फिर से पनपेगा। जल्दी से निकल जाओ और संप्रदाय के गुरु को अपने साथ ले जाओ। हमें सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की विरासत और उत्तराधिकार को संरक्षित करना होगा। भविष्य में फिर से उठने का मौका मिलेगा, एल्डर होंग ने निडरता से कहा। फिर उन्होंने उन्मत्त जानवरों को रोकने के लिए अपने घायल शरीर को घसीटा। जीतियान्यू ने जब एल्डर होंग को जानवरों से घिरा देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह बेहद दुखी और असहाय महसूस कर रहा था। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के अधिकांश लोग पहले से ही उन्मत्त जानवरों से युद्ध में उलझे हुए थे। केवल कुछ लोग जो मृत्यु से भयभीत थे वे ही संरचनाओं के ढहते ही भाग गए थे, जिनमें ताओवादी ओमकार और लकी मेहता भी शामिल थे। धत्तेरी की
अब वह परमधाम की विरासत अपने कंधों पर उठाए हुए था। वह यहाँ गिर ही नहीं सकता था। यदि वह इस विपत्ति से बच सके तो भविष्य में अवश्य ही पुनः परम दिव्य संप्रदाय की स्थापना कर सकेगा। तब संप्रदाय की विरासत जीवित रह सकेगी। अनगिनत शिष्यों की मदद से रेयांश अंततः उन्मत्त जानवरों की भीड़ से बचने में कामयाब रहा और स्काई माउंटेन की ओर बढ़ गया। परम दिव्य संप्रदाय में आंतरिक और बाह्य हर जगह संघर्ष व्याप्त था। संप्रदाय के गुरु और गुरु एक दूसरे से असहमत थे, दोनों पक्षों के शिष्य भी एक दूसरे से सावधान थे। इन सब के बीच एक ऐसा भी था जो घृणा से भरा हुआ, हमेशा बदला लेने के अवसर की तलाश में रहता था। हालांकि ऐसे शिष्य और वरिष्ठ भी थे जिन्होंने संप्रदाय की विरासत की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। संरचनाओं के ढहने के बाद 6 घंटे से भी कम समय बीता था, लेकिन पूर्व में गौरवशाली सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय अब आग और विनाश के समुद्र में दफन हो चुका था। कई शिष्य उन्मत्त जानवरों का भोजन बन गए थे और उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बच निकला था। हा, दाओवादी ब्लैक आयरन, आपने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी, है ना? आग के सागर के बीच एल्डर महेश जोर से हंसा। उसके दिल की नफरत पहले ही सुलझ चुकी थी। एल्डर महेश को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह अनगिनत उन्मत्त जानवरों से घिरा हुआ है। उसे शुरू से ही पता था कि आज उसकी मौत हो जाएगी। खैर, उसने बदला तो ले ही लिया था और उसे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था। कुछ ही देर बाद उन्मत्त जानवरों ने उसे फाड़ डाला। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय नष्ट हो गया। हालांकि कुछ लोग बच निकलने में कामयाब रहे, फिर भी अनगिनत विपत्तियों का सामना करना बाकी था, क्योंकि उन्हें अनगिनत उन्मत्त जानवरों का सामना करना था। बचने के लिए दृढ़ता, शक्ति और सबसे बढ़कर भाग्य की आवश्यकता थी। दूसरी ओर रेयांश और डेपोस्ट ब्लैक आयरन संप्रदाय के खंडहरों से बचकर जल्दी से स्काई माउंटेन की ओर बढ़ रहे थे। रेयांश जानता था कि आकाश पर्वत ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। आखिरकार राहुल वहीं था। शरण लेने के लिए सभी जगहों में से बचने की सबसे ज्यादा संभावना यहीं थी। यद्यपि इस विचार से उनका अभिमान चूर हो गया, फिर भी उनके पास महान वन्य दिव्य संप्रदाय पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि वे अपने पास आने वाले सभी लोगों की, यहाँ तक कि आम लोगों की भी रक्षा करेंगे। ऐसे में उसे विश्वास था कि वे उसे और उसके गुरु को भी आश्रय देंगे। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं था। आखिरकार दोनों संप्रदायों के बीच एक दुश्मनी थी। कोई भी उन्हें अपने दुश्मनों की रक्षा न करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। पहाड़ पर उन्मत्त जानवरों को देखकर रेयांश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसका गुरु, जो उसका सहारा था, पहले ही बेहोश हो चुका था और अब उन दोनों को बचाए रखने की जिम्मेदारी उसी पर थी। यदि वह असफल हो गए तो सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय की विरासत उनके साथ ही समाप्त हो जाएगी। अनगिनत उन्मत्त जानवरों से कड़ी मेहनत से बचने के बाद अंततः वे दोनों किंग जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे। छिपने के लिए एक गुप्त गुफा खोजने के बाद रेयांश चिल्लाया, गुरुजी, कृपया जाग जाए। बोलते हुए जीतियान्यू ने अपने गुरु के शरीर को कई बार हिलाया। दाओवादी ब्लैक आयरन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ताओवादी ब्लैक आयरन के जागने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में वह सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय आया जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। वह शायद पहले ही नष्ट हो चुका था। ये सोचकर वह मन ही मन आंसू बहाने लगा। वह परम दिव्य संप्रदाय को और बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन ताओवादी ओंकार ने उसे हर तरह से रोक रखा था। वह चाहे कोई भी आदेश दे, ताओवादी ओंकार उसमें दखल देते और कई बार उसे खारिज कर देते। ये भी परम दिव्य संप्रदाय के विनाश का एक कारण था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। दाओवादी ब्लैक आयरन ने फिर से खून थूका और लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्य से रेयांश उसका साथ देने के लिए वहां मौजूद था। उसने चिंतित होकर कहा, गुरुजी, आपको डटे रहना होगा। संप्रदाय तो पहले ही नष्ट हो चुका है। यदि आप भी नष्ट हो गए तो परम दिव्य संप्रदाय के लिए सचमुच कोई आशा या भविष्य नहीं रहेगा। उस नाजुक घड़ी में एल्डर होंग ने हम दोनों को जीने का मौका देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन्हें यूं ही नहीं मरने दे सकते। जब तक हम जीवित हैं, हम संप्रदाय का नए सिरे से निर्माण कर सकते हैं और इसे इसके पूर्व गौरव पर पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बिजनेस का यह आसान नेचुरल उपाय आपको हैरान कर सकता है। दाओवादी ब्लैक आयरन ने अपने शिष्य की ओर देखा। हालांकि वह निराश था, फिर भी उसे भविष्य के लिए एक रोशनी दिखाई दे रही थी। साथ ही वह स्वयं का भी मजाक उड़ाने लगा। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि अंत में उसे अपने ही संप्रदाय के सदस्यों द्वारा धोखा दिया जाएगा। हे एल्डर महेश, ओह एल्डर महेश, तुम बहुत क्रूर हो। ये शब्द कहने के बाद उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने चारों ओर देखा और आसपास के माहौल का जायजा लिया। ये पता चलने के बाद कि बाहर अभी भी कई उन्मत्त जानवर मौजूद हैं, वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और बोला, त्यानियू, हम कहाँ हैं? किंग जयपुर शहर के बाहर। यह जवाब सुनकर ताओवादी ब्लैक आयरन स्तब्ध रह गया। वह कब से बेहोश था? वह पहले से ही किंग जयपुर शहर के बाहर क्यों था? मूलतः किंग जयपुर शहर की रक्षा में हजारों सैनिक तैनात थे, लेकिन उन्मत्त जानवर के आक्रमण के 2 घंटे के भीतर ही वे सभी मारे गए। सौभाग्य से किंग जयपुर शहर का वर्मा परिवार उस नाजुक घड़ी में समय रहते किंग जयपुर शहर से निकल गया। वे रास्ते में अपनी सुरक्षा के लिए शहर के सभी नागरिकों को भी साथ ले आए और स्काई माउंटेन की रक्षात्मक रेखा पर पहुंच गए। शुक्र है कि वे अपनी मंजिल तक पहुंचने तक डटे रहे और अपनी जान बचाई।
इस पूरी प्रक्रिया में राजवीर वर्मा विशेष रूप से प्रशंसनीय रहे और उन्होंने किंगजयपुर शहर के नागरिकों को नहीं छोड़ा। ये ठीक इसी कारण था कि वर्मा परिवार अब किंगजयपुर शहर के लोगों के दिलों में बहुत उच्च सम्मान में था। हम यहाँ क्यों हैं? ये स्थान स्काई माउंटेन के बहुत नज़दीक था और वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गुरुजी, जब आप बेहोश थे तो मैं उन्मत्त जानवरों से बचता रहा और यहाँ तक दौड़ा। वर्तमान स्थिति के आधार पर मैंने निर्धारित किया है कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय हमारे अस्तित्व के लिए सबसे अच्छा उपाय है। यही कारण है कि मैंने महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के साथ शरण लेने की आशा से यहाँ आने का निर्णय लिया, नारायण ने बिना कुछ छिपाए ईमानदारी से कहा। रेयांश अपने गुरु के साथ भागते हुए इस पूरे समय बेहद सतर्क और तनावग्रस्त स्थिति में था। सौभाग्य से वह बहुत भाग्यशाली था, वरना वह भी रास्ते में मैदानों, जंगलों और पहाड़ों पर बिखरी ढेरों लाशों में से एक बन जाता। दाववादी ब्लैक आयरन बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अपने दुश्मन के पास शरण लेनी पड़ेगी। हालांकि रेयांश की बात वाकई वाजिब थी। मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें बचाने वाला एकमात्र संप्रदाय महान वन्य क्षेत्र का दिव्य संप्रदाय ही था। उसका हृदय अंतहीन दुख और आक्रोश से भर गया था और वह आकाश पर्वत पर पहुंचने पर जयवीर की उपहासपूर्ण निगाहों की कल्पना कर सकता था। वह इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके लिए तो मृत्यु को भी स्वीकार करना आसान होता, लेकिन अपने शिष्य और परम दिव्य संप्रदाय की विरासत के लिए उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा। उनके इस शिष्य ने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके शिष्य ने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक शिक्षक होने के नाते वह अपने शिष्य के सामने हार कैसे मान सकते थे? भूल जाओ, चलो अब स्काई माउंटेन चलते हैं। अंततः उनके पास कार्रवाई का यही एकमात्र रास्ता बचा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसे निश्चित रूप से जयवीर के उपहास और उपहास का सामना करना पड़ेगा, फिर भी वह केवल अपना सिर झुका सकता था और अपरिहार्य को स्वीकार कर सकता था। इस समय पूरे पूर्वी महाद्वीप में युद्ध की लपटें अभी भी भड़क रही थीं। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के पतन के बाद कई अन्य प्रमुख शक्तियां नष्ट हो गईं। सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय के समान त्यानिक्सिया अकादमी भी स्वयं को बचाने और छिपने का विकल्प चुनने वाले पहले लोगों में से थी, लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढ लिया गया और नष्ट कर दिया गया। हर कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था कि क्या ये जानबूझकर किया गया था। क्या उन्मत्त जानवर उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो पहले छिप गए थे? त्यानिक्सिया अकादमी के नष्ट हो जाने के बाद बचे हुए संप्रदाय के सदस्य अमेज़न दिव्य संप्रदाय की ओर भाग गए। अमेज़न दिव्य संप्रदाय पर अभी तक बेरसिर्फ जानवरों ने हमला नहीं किया था, जो संभवतः उसके स्थान के कारण था। रेगिस्तानी क्षेत्र से बेरसिर्फ जानवरों को अमेज़न दिव्य संप्रदाय के क्षेत्र तक पहुंचने से पहले सर्वोच्च दिव्य संप्रदाय और महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा। इस प्रकार फिलहाल वहां हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं। इस समय दो साम्राज्य पहले से ही पतन के कगार पर थे। केवल सौर्य दिव्य साम्राज्य ही युद्ध की लपटों के बीच अभी भी डटा हुआ था। शुरुआत में सौर्य दिव्य साम्राज्य पतन के कगार पर था। हालांकि सम्राट की अचानक मृत्यु के बाद मदन राव ने गद्दी संभाली और स्थिति लगभग तुरंत बदल गई। सौर्य दिव्य साम्राज्य के भीतर लगभग सभी गुटों ने अंततः स्थिति को स्थिर करने से पहले बेस जानवरों के हमले का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इससे अनजाने में ही राहुल के पहले के अनुमान की पुष्टि हो गई। मदन राव सचमुच अपार भाग्य का धनी था। अगर राहुल ने स्वयं सम्राट की बागडोर संभाली होती तो भी ऐसा ही परिणाम पाना मुश्किल होता। मदन राव के हाथों में सौर्य दिव्य साम्राज्य सचमुच उभरकर पूर्वी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन सकता था। हालांकि उससे पहले उन्हें इस आपदा से बचना था। पिछले कुछ दिनों में पूर्वी महाद्वीप में जबरदस्त बदलाव आए थे। बचे हुए लोगों पर एक गमगीन माहौल छाया हुआ था। इतने कम समय में अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये वाकई एक बड़ी तबाही थी। इस समय गंधर्व व्यू एक प्राचीन आभा से भरे मंदिर से इस पूरी घटना को देख रही थी। अनगिनत लोगों को कत्ल होते देख उसकी निगाहों में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। वह बीच बीच में मुस्कुरा भी देती थी। हा, कितना दिलचस्प है। क्या पूर्वी महाद्वीप ही वजह है कि तुम मुझ पर तलवार चलाने को तैयार हो? अगर ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन ने पूर्वी महाद्वीप के निवासियों की बलि देने से उसे रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाली होती तो शायद ये लोग उन्मत्त जानवरों के हाथों इतनी दर्दनाक मौत न मरते। अगर वह उस समय सफल हो जाती तो उनकी मौत ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा दर्दरहित होती। सच कहूं तो उसे पूर्वी महाद्वीप के सभी निवासियों की जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस उस महान वन्य दिव्य संप्रदाय के व्यक्ति की परवाह थी। यदि मधुमेह से पीड़ित हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब चूंकि वे एक ही रक्तवंश से थे, वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे और उन्हें एक आदर्श जोड़ी माना जाता था। हालांकि उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे समय के साथ पाटा नहीं जा सका। हालांकि उसने उस समय ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन से झूठ बोला था, लेकिन उसने कभी उसकी जान लेने के बारे में नहीं सोचा था। वह तो बस उसकी अमर हड्डियां उधार लेकर उस बंद अमर लोक तक पहुंचना चाहती थी। एक बार ऐसा हो जाने पर वे दोनों दोहरी खेती कर सकते थे और हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। हालांकि ताओवादी ग्रैंडमास्टर भीमसेन सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि पूर्वी महाद्वीप में हर कोई बिना किसी कारण के अपनी जान गंवा रहा है। इसके अलावा इस पद्धति का उपयोग करके सीलबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचना वह ताओ मार्ग नहीं था जिसे उन्होंने विकसित किया था।
इस समय गंधर्व यू पूर्वी महाद्वीप में हो रहे लगभग हर नरसंहार को देख सकती थी। वह बस चुपचाप देख रही थी। वह कोई कदम उठाने की जल्दी में नहीं थी और ये देखना चाहती थी कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय इस आपदा के खतरों से पूर्वी महाद्वीप की रक्षा करने की योजना कैसे बना रहा है। इस समय घने काले कोहरे ने पूर्वी महाद्वीप पर कहर बरपा दिया था और कुछ स्थान इससे पूरी तरह दूषित हो गए थे, उजाड़ और जीवन विहीन हो गए थे। मृत्यु के आभामंडल से भरे एक मंदिर में 7 विचित्र राक्षस इकट्ठे हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने एक ढीला ढाला युद्ध वस्त्र पहना हुआ था। यहाँ का माहौल बेहद गंभीर था। इस विचित्र दुनिया में इन 7 को सर्वोच्च सत्ता माना जा सकता था। एक क्षण की शांति के बाद उन विचित्र राक्षसों में से एक खड़ा हुआ और अन्य 6 राक्षसों की ओर देखते हुए बोला, ये कैसा मजाक है कि दक्षिण स्वर्ग का राजा, जो प्राचीन काल से अपराजित रहा है, वास्तव में एक निम्न स्तरीय दुनिया में अपनी जान गंवा बैठा। कितनी शर्मनाक बात है। ये सुनकर दूसरे अजीब राक्षस सिर झुकाकर सोचने लगे। एक क्षण बाद एक ने कहा, दक्षिण स्वर्ग के राजा के मरने से पहले मैं उसकी भावनाओं को भांप पाया था। वह निराश और असहाय था। एक दिव्य तलवार ने उसके हृदय को छेद दिया। उसकी आत्मा भी चकनाचूर हो गई। उसकी मृत्यु एक भयानक मृत्यु थी। ये सचमुच अप्रत्याशित है कि इस निम्न स्तरीय दुनिया में एक विशेषज्ञ है जो दक्षिण स्वर्गीय राजा को मारने में सक्षम है। तो क्या हुआ? एक और अजीब राक्षस गुस्से से दहाड़ा और भयंकर भाव से बोला, मुझे परवाह नहीं कि यह कौन है। चूंकि इसने हमारे ही एक व्यक्ति को मारने की हिम्मत की है, इसलिए इसे मरना ही होगा। तभी एक और अजीब राक्षस बोला, दक्षिण स्वर्गीय राजा हमेशा यही सोचता था कि वह अजेय है, इसलिए उसका सबसे पहले गिरना समझ में आता है। लेकिन जो बात मुझे वास्तव में समझ में नहीं आ रही है वह यह है कि चाहे दक्षिण स्वर्गीय राजा ने अपने शत्रु को कितना भी कम आंका हो, उसे इतनी बुरी तरह नहीं मरना चाहिए था। दक्षिण स्वर्ग के राजा को किसने मारा? उसके पास कौन सी शक्तिशाली विद्याएं हैं? ये सुनकर विचित्र राक्षसों का सरदार बोला, इस दुनिया में काला कोहरा फैलने लगा है। पहले तो हम कुछ ही दिनों में इस दुनिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते, लेकिन अचानक एक विशेषज्ञ प्रकट हो गया। अब हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इस विशेषज्ञ के नेतृत्व में मानव साधक जो मूल रूप से अपने लिए लड़ रहे थे, एक साथ इकट्ठा होंगे और हमारा विरोध करेंगे। ये तो शुरू हो ही चुका है। हमने जो टीमें भेजी थीं वे कोई नतीजा नहीं निकाल पाई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही नुकसान में आ जाएंगे। अन्य अजीब राक्षसों को तुरंत आकाश पर्वत का ख्याल आया। नेता के हाथ हिलाने से हॉल में पूर्वी महाद्वीप के मानचित्र का एक चित्र प्रकट हो गया। एक अजीब राक्षस प्रक्षेपण की ओर चला और फिर पूर्वी महाद्वीप के मध्य में एक पर्वत शिखर की ओर इशारा किया। ये स्काई माउंटेन है और यह हमारी समस्याओं का मूल है। अजीब राक्षस राजसी पर्वत श्रृंखला को घूरते हुए गहरी सोच में डूब गए। एक पल सोचने के बाद एक अजीब राक्षस बोला, पूर्वी महाद्वीप की वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक है। अतीत में हम जिन दुनियाओं से लड़े थे वे ऐसी नहीं थीं। उनमें से ज्यादातर अब तक ढह गई होती। ऐसा लगता है कि स्काई माउंटेन आशा की एक किरण है जो उन्हें डटे रहने में मदद कर रही है। हर बार जब उन्हें लगता है कि वे अपनी सीमा तक पहुंच रहे हैं तो वे युद्ध की लहरों को मोड़ने के लिए नई ताकत पा लेते हैं। ये सुनकर उनमें से एक अजीब राक्षस जोर से हंसा और बोला, तो क्या तुम यहाँ क्या कहना चाह रहे हो? अजीब राक्षस ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर हम स्थिति को पलटना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी आशाओं को नष्ट कर दिया जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और तुरंत ही छवि प्रक्षेपण पर स्काई माउंटेन को नष्ट कर दिया। हे हम स्काई माउंटेन को कुचलकर उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर देंगे। जैसे ही इस विचित्र राक्षस ने बोलना समाप्त किया, बाकी विचित्र राक्षसों की आंखें चमक उठीं। चूंकि दक्षिण स्वर्ग के राजा की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सभी वहां के विशेषज्ञ के बारे में बहुत उत्सुक थे। दरअसल ये विचित्र राक्षस सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वे उस विचित्र शक्ति का प्रभाव बढ़ाना चाहते थे और इस तरह अपने स्वामी के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। हालांकि उससे पहले उन्हें अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इसके अलावा कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और उनके जैसे कई लोग घायल हो गए थे और उस अजीब दुनिया में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इसलिए उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए ताज़ा रक्त की जरूरत थी। पूर्वी महाद्वीप पर उनके आक्रमण का यही मुख्य उद्देश्य था। टकराना। एक अजीब सा राक्षस मेज पर जोर से पटक कर खड़ा हो गया। उसके मुंह के कोने थोड़े से मुड़े हुए और एक दुष्ट चाप की तरह मुड़े हुए उसने कहा, तो फिर हम सातों को मिलकर उस विशेषज्ञ की ताकत का अनुभव करना चाहिए। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। शायद वह दक्षिण स्वर्गीय राजा के पद को भरने के लिए योग्य है। तभी एक और अजीब राक्षस मुस्कुराता हुआ बोला, हे क्या हम सभी सातों का उसके खिलाफ एकजुट होना बहुत ज्यादा नहीं होगा? कोई बात नहीं, सर्वोच्च जाति होने के नाते हमें इस छोटी चींटी को संख्याओं से डराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? दक्षिण स्वर्गीय राजा अहंकारी था, लेकिन अपनी बात पर बल नहीं दे सकता था, इसलिए उसकी हार निश्चित थी। यदि कोई मेरे जैसा पर्याप्त मजबूत है तो उसे एक अच्छी लड़ाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बाकी 6 अजीब राक्षस मुस्कुराए और उसकी तरफ देखने लगे। यह आदमी दक्षिण स्वर्ग के राजा जैसा ही था। वे दोनों ही बेहद घमंडी और अहंकारी थे, लेकिन यह आदमी खुद को दक्षिण स्वर्ग के राजा से ज्यादा कुशल और ताकतवर समझता था।
हालांकि अन्य अजीब राक्षसों की नज़र में ये व्यक्ति और दक्षिण स्वर्गीय राजा मूलतः समान जुड़वां थे। कुछ ही क्षणों बाद एक विचित्र राक्षस ने घुरघुराहट के साथ कहा, उत्तरी स्वर्गीय राजा, यदि आप इतने अहंकारी बने रहेंगे तो मुझे डर है कि आपका अंत भी दक्षिण स्वर्गीय राजा जैसा हो जाएगा। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि दक्षिण स्वर्गीय राजा इसलिए असफल हुआ क्योंकि वह बहुत घमंडी था? यद्यपि वह अभिमानी है, लेकिन जब अपने मिशन को पूरा करने की बात आती है तो वह बहुत विश्वसनीय भी है। कोई भी कदम उठाने से पहले, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए हमेशा एक तुरुप का पत्ता तैयार रखेगा। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। बस फर्क इतना था कि इस बार उसका तुरुप का पत्ता उसकी जान बचाने के लिए काफी नहीं था। इससे हम देख सकते हैं कि यह विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं वहां जाकर देख सकते हैं। ये सुनकर उत्तर स्वर्गीय राजा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने गुस्से से कहा, धत, सिर्फ इसलिए कि दक्षिण स्वर्गीय राजा किसी को नहीं हरा सकता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं हरा सकता। चूंकि तुम सब ऐसा ही सोचते हो तो जरा रुको और देखो, मैं इस आदमी का सिर वापस लाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उत्तर स्वर्गीय राजा गुस्से में बाहर चला गया। वह हमेशा दक्षिण स्वर्ग के राजा को नीची नज़र से देखता था, इसलिए इस तरह उसकी तुलना करना उसके अभिमान को कुचलने जैसा था। वह गुस्से से लाल हो गया। उसे उन्हें ये दिखाना था कि वह दक्षिण स्वर्गीय राजा की तरह कोई कूड़ा कचरा नहीं है। उसे गुस्से में जाते देख शेष 6 अजीब राक्षस मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि हमने उस विशेषज्ञ की ताकत का परीक्षण करने के लिए खुद को एक गिनी पिग ढूंढ लिया है, अजीब राक्षसों में से एक ने कहा, और अन्य ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हालांकि यह थोड़ा सा मनहूस था, लेकिन इससे उन्हें बाद में जीत का बेहतर मौका मिलता, जो सबसे ज़रूरी बात थी। यह उस आदमी की अपनी गलती थी कि उसे इतनी आसानी से भड़काया जा सकता था। तो फिर आइए देखें कि क्या होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, प्रमुख विचित्र राक्षस ने तुरंत अपनी शक्ति जुटा ली, जिससे पूरा स्थान तुरंत काले कोहरे से भर गया तथा वहां मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। फिर अजीब राक्षसों के इस समूह को पूर्वी महाद्वीप के रेगिस्तानी क्षेत्र में भेज दिया गया और वे स्काई माउंटेन के पास पहुंचने लगे। इस समय राहुल दक्षिण स्वर्गीय राजा की हत्या के बाद जयवीर को कुछ निर्देश दे रहा था। साथ ही उसने डोन कौशिक की सुरक्षा को भी मजबूत किया। राहुल जानता था कि शायद और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन आएंगे, इसलिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। कनिष्ठ भाई राहुल, वह गुरु कौन है जिसका उल्लेख उस विचित्र राक्षस ने अभी किया है? स्काई माउंटेन की सुरक्षा के मामलों को निपटाने के बाद जयवीर ने वह प्रश्न पूछा जिसे लेकर वह सबसे अधिक चिंतित था। उसने मरने से पहले उस अजीब राक्षस को यह कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना था कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं था। वह विचित्र राक्षस पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन यदि उसके पीछे उससे भी अधिक शक्तिशाली स्वामी मौजूद होता तो वे कैसे जीवित रह पाते? जयवीर के दिल में चिंता भर गई। हालांकि राहुल ने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चीजों को देखते हुए वह विशेषज्ञ संभवतः मुहरबंद अमर क्षेत्र में भी पहुंच गया है। यह टीचर निशा डर के मारे पीला पड़ गया। प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञों से निपटना पहले से ही मुश्किल था। क्या वे एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ को रोकने में सक्षम होंगे? उनके घबराए हुए भाव देखकर राहुल मुस्कुराया और बोला, टीचर निशा, चिंता मत करो। हमारी दुनिया में दुनिया के कानूनों के प्रतिबंधों के कारण जो लोग दूसरी दुनिया से आते हैं, उनकी ताकत यहाँ दबा दी जाएगी। अगर वह विशेषज्ञ सचमुच हमारी दुनिया में आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, राहुल के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह विशेषज्ञ उस बंद अमर लोक में पहुंच गया है तो वह उससे निपट लेगा। उन्होंने पहले से ही फ्लोरा तलवार तकनीक की चौथी चाल को साधना शुरू कर दिया था और उनका मानना था कि वे सीलबंद अमर क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होंगे। मुख्य समस्या गंधर्व व्यू थी, जो इसी दुनिया की मूल निवासी थी और जिसके पास ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन की अमर हड्डियां भी थीं। अगर वह उसे मार भी देता तो वह अमर हड्डियों से खुद को पुनर्जीवित कर लेती और फिर उसके घातक प्रहारों से बचने का तरीका जान लेती। यही वजह थी कि राहुल आशंकित था। वे अमर हड्डियां असल में एक चीट कोड थीं। दुनिया के कानून ऐसी चीज को अस्तित्व में कैसे आने देते हैं? ये समस्या इस तथ्य से और भी जटिल हो गई थी कि वर्तमान में इन अजीब राक्षसों और गंधर्व व्यू से लड़ने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति वही था। अगर उसने अपने बहुत सारे तुरुप के पत्ते उजागर कर दिए तो वे तुरुप के पत्ते नहीं रह जाएंगे। राहुल के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनने के बाद टीचर निशा और जयवीर बेहद हैरान रह गए। क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे हो? क्या एक प्राचीन लोक साधक सचमुच एक मोहरबंद अमर लोक विशेषज्ञ को मार सकता है? यह मजाक करने या दिखावा करने का समय नहीं है, आप जानते हैं। जयवीर वास्तव में अविश्वास में था और उसे लगा कि राहुल अति आत्मविश्वासी हो रहा है। राहुल ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। वरिष्ठ भाई जयवीर, अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। वे यहाँ एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, राहुल ताकतवर था, लेकिन उसके और एक सीलबंद अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच एक बहुत बड़ा क्षेत्र अंतर था। क्या वह सचमुच किसी को मार सकता था? जूनियर भाई राहुल, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर आप सचमुच डींग मारना चाहते हैं तो यह उचित परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। क्या होगा अगर मैं सचमुच ऐसा करने में कामयाब हो जाऊं? ये सुनकर जयवीर एकदम से कांप उठा।
राहुल ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह इस बारे में गंभीर था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो तुमने मुझे मना लिया होता, जयवीर ने बेशर्मी से कहा, जिससे राहुल हक्का बक्का रह गया। बस इतना ही था। बहरहाल चाहे जो भी हो, किसी को मना पाना सचमुच अच्छी बात थी। ये भी ठीक है, बस अपनी आंखें चौड़ी करके देखो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राहुल अपने 3 शिष्यों की ओर मुड़े और उन्हें कुछ निर्देश दिए और फिर ताओवादी ग्रैंड मास्टर भीमसेन के पास लौट गए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक उसे इंद्रधनुषी रंग का लबादा हिलता हुआ महसूस हुआ, मानो दूर कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। ओह! राहुल दंग रह गया। उसने अपने सिर के ऊपर आसमान की ओर देखा और तुरंत स्वर्ग महाद्वीप के बारे में सोचने लगा। इस समय स्वर्ग महाद्वीप की सीमा पर एक सुंदर लड़की खड़ी थी और लगातार कांपते हुए अवरोध को भ्रम में देख रही थी। उसके पीछे एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भी बैरियर की जांच करते हुए भौहें चढ़ा रहा था। ये वाकई अजीब है। पिछले कुछ दिनों से यह बैरियर क्यों हिल रहा है? लगता है ये जल्द ही गिर जाएगा। क्या ये हो सकता है कि उस समय की भविष्यवाणी सच थी? बूढ़े मास्टर सन ने उलझन में खुद से कहा। उत्सुकतावश ऐश्वर्या ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? बूढ़े मास्टर सन ने अपना हाथ हिलाया और भावुक होकर कहा, हमारे महान वन्य क्षेत्र संप्रदाय के पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि महान वन्य क्षेत्र दैवीय संप्रदाय की संत उस समय प्रकट होंगी जब महान आपदा आएगी। संत का मिशन लोगों को दुख के गर्त से बचाना है। अब जब अवरोध हिलने लगा है तो ऐसा लगता है कि 8 महाद्वीप जल्द ही विलीन हो जाएंगे। ये संकेत आपदा के आगमन की सूचना देते हैं। बूढ़े मास्टर रमेश न की बातें सुनकर ऐश्वर्या का दिल कांप उठा। ये भविष्यवाणी उसके बारे में थी। महान जंगल दिव्य संप्रदाय की संत वह थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ दिन पहले उसने संति की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। राहुल द्वारा दिए गए अमर स्वर्गीय खजाने से बढ़कर उसकी वर्तमान साधना का स्तर प्राचीन लोक के शिखर पर पहुंच चुका था। अगर सही समय आया तो वह मुहरबंद अमर लोक तक पहुंच जाएगी। हालांकि ओल्ड मास्टर सन के शब्दों को सुनने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि महान जंगल दिव्य संप्रदाय की संत के रूप में उसके पास किस तरह की जिम्मेदारी थी। जब विपत्ति आएगी तो उसे क्या सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता था कि इस समयावधि में बाधा के चारों ओर सांसारिक शक्ति का उतार चढ़ाव और भी अधिक प्रबल हो गया था। उसकी चिंतित सूरत देखकर ओल्ड मास्टर सन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, जूनियर सिस्टर, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। ये सच है या नहीं, इसके लिए हम बस इंतजार कर सकते हैं। ऐश्वर्या ने अपना सिर नीचे किया और सोचने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और किसी और को पता भी नहीं चला कि वह क्या सोच रही थी। तेजी से हिलते डुलते अवरोध को देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मानो अवरोध के उस पार कोई चीज उसके दिल को झकझोर रही हो। इसलिए ऐश्वर्या ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, वरिष्ठ भाई, इस अवरोध के दूसरी ओर कौन सा महाद्वीप है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पूर्वी महाद्वीप है। ऐश्वर्या का दिल बेचैन हो गया क्योंकि उसे अंततः समझ आ गया कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। पूर्वी महाद्वीप, यहीं पर उसका बॉयफ्रेंड था। अपनी उंगली से अवरोध को छूते हुए ऐश्वर्या अब दूसरी ओर जाकर देखने के लिए बहुत उत्सुक थी कि पूर्वी महाद्वीप में क्या हो रहा है। चूंकि वह उस समय ये जान से अलग हो गई थी, इसलिए वह उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए सीलबंद अमर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लगन से साधना कर रही थी। वह दिन रात उसकी याद में डूबा रहता था और उसकी सुरक्षा को लेकर वह हमेशा चिंतित रहती थी। हालांकि अपनी वर्तमान शक्ति के बल पर वह उस बाधा को पार करके पूर्वी महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकती थी। ऐश्वर्या की बातें सुनकर बूढ़े मास्टर सन का दिल कांप उठा। हालांकि वह ऐश्वर्या का बड़ा भाई था, फिर भी वह उसके गुरु से अलग नहीं था। उसने खुद ऐश्वर्या का पालन पोषण किया था और उसे हर तरह की दिव्य शक्तियां सिखाई थीं। दरअसल वह एक बड़े भाई से ज्यादा उसके पिता जैसा था और ऐश्वर्या के दिल में उसका बहुत ही अहम स्थान था। बूढ़े मास्टर सन ने ऐश्वर्या के चेहरे पर ऐसा भाव पहली बार देखा था। आखिरकार वह आमतौर पर बहुत ठंडी होती थी और दूसरों की तरफ देखती भी नहीं थी। इसलिए उसे इस तरह देखकर ओल्ड मास्टर सन थोड़ा घबरा गए। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्वी महाद्वीप में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में मेरी छोटी बहन बहुत चिंतित हो? ये व्यक्ति कौन था? उसकी छोटी बहन भी अपनी सुंदरता के कारण स्वर्ग महाद्वीप में प्रसिद्ध थी। उसे स्वर्ग महाद्वीप की नंबर 1 सुंदरी तक कहा जाता था। ये ठीक इसी कारण से था कि विभिन्न ताकतों के कई प्रतिभाशाली पुरुषों ने ऐश्वर्या की प्रशंसा की और उसे लुभाने की कोशिश की। हालांकि उसने उसकी अच्छी तरह से रक्षा की थी। चाहे कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐश्वर्या का पीछा करने आए, उसे ओल्ड मास्टर सन द्वारा पीटा जाएगा। यही कारण था कि ओल्ड मास्टर सन को ऐश्वर्या का संरक्षक कहा जाता था। तुम्हारी छोटी बहन तो बड़ी हो गई है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर तुम उसकी इस तरह रक्षा करोगे तो क्या तुम उसकी शादी करने से पहले उसके बूढ़ी होने का इंतजार करोगे? बाहरी लोगों से इतनी गालियां सुनने के बावजूद बूढ़े मास्टर सन ने इसे जरा भी दिल पर नहीं लिया। उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ बुरा व्यवहार करने वालों की पिटाई करने का अपना रुख जारी रखा। जब से ऐश्वर्या ने साधना के मार्ग पर कदम रखा, तब से ओल्ड मास्टर सन ने कई भूमिकाएं निभाईं। शिक्षक, वरिष्ठ भाई और यहाँ तक कि पिता भी। प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने ऐश्वर्या की रक्षा की और उसे सुरक्षित और स्वस्थ रहने दिया।
हालांकि ऐश्वर्या का वर्तमान साधना स्तर वृद्ध गुरु सूर्य से बहुत आगे निकल चुका था, फिर भी वह वृद्ध गुरु सूर्य के प्रति आदरभाव रखती थी। शायद ऐश्वर्या के दिल में वृद्ध गुरु सूर्य सचमुच एक पितातुल्य थे। ये देखकर कि वह शायद किसी और पुरुष के चक्कर में पड़ चुकी है, बूढ़े गुरुसन ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह अपराधी को ढूंढने के लिए तुरंत पूर्वी महाद्वीप की ओर दौड़ना चाहता था। हालांकि एक पल के लिए गंभीरता से सोचने के बाद ओल्ड मास्टर सन ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। आह, भूल जाओ। ये सच था, उसकी छोटी बहन बड़ी हो चुकी थी। एक दिन उसे उसका आदर्श पति मिल ही जाएगा। वह उसे रोक नहीं सका। इसके अलावा साधना की इस लंबी यात्रा में उसके साथ किसी का होना वास्तव में बेहतर था, ताकि वह इतनी अकेली न रहे। इसके अलावा वह पहले से ही बूढ़ा था और हमेशा के लिए ऐश्वर्या की रक्षा नहीं कर सकता था। इस समय ओल्ड मास्टर सन केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि जिसने भी उसका दिल जीता है वह कोई अच्छा व्यक्ति हो। शायद पूर्वी महाद्वीप में कोई महायुद्ध छिड़ चुका है। मुझे ये भी आभास हो रहा है कि दूसरी ओर एक अत्यंत दुष्ट शक्ति की लहरें उठ रही हैं। शायद इस दुष्ट शक्ति की वजह से ही यह अवरोध अस्थिर हो रहा है। शायद जल्द ही 8 महाद्वीपों का एकीकरण हो जाएगा। बूढ़े मास्टर सन ने आह भरी। ये शब्द सुनकर ऐश्वर्या और भी चिंतित हो गई। उसकी इंद्रधनुषी पोशाक से भी हल्की सी रोशनी निकल रही थी। यह महसूस करते ही ऐश्वर्या बहुत हैरान रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि इस पोशाक के प्रभाव से वह वास्तव में बाधा के दूसरी ओर राहुल की उपस्थिति और स्थिति को महसूस कर सकती थी। उसने जो महसूस किया उसके अनुसार उसे कोई चोट नहीं आई थी। ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने तुरंत एक ब्रश और कागज निकाला। कुछ बातें लिखकर उसे मोड़कर एक कागज की क्रेन बना ली और इंद्रधनुषी पोशाक की शक्ति से उसे ढांकते हुए सीमा पार उड़ा दिया। फिर उसने इंद्रधनुषी पोशाक के प्रभाव का उपयोग करके चुपचाप राहुल को पुकारा। इस समय राहुल भी सीमा पर था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें।